कहें, चाहे वो पर्यटन हो या फिर सांस्कृतिक विभाग हो, तो ये उसमें सभी विभागों के जब प्रमुख मौजूद रहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो कोरोना महामारी को रोकने को लेकर हो या अन्य विकास योजनाएं हो, उसका फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ अपने रूप से लेते हैं। जी ठीक है, इसके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो टीम 11 के साथ ये बैठक जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसमें कोरोना के साथ साथ कई अहम मुद्दे भी होंगे जिस पर चर्चा होगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से है, जहां पर 50 साल से अधिक पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा रिटायरमेंट पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार विचार कर रही है। कर्मचारियों को संविदा पर रखने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि संविदा को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। संविदा को लेकर सरकार ने कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई है और ना ही आगे बनाएंगे। तो डिप्टी सीएम ने पीएम के जन्म दिवस सप्ताह के अवसर पर दिव्यांगों को सौगात भी दी है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम ने निवासी दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरणों का वितरण भी किया। कोरोना काल में सरकार गरीबों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम चला रही है। सरकार किसानों, नौजवानों, गरीबों के उत्थान के लिए सतत प्रयास कर रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही माघ मेले का आयोजन भी होगा। जिस माघ मेले को लेकर लगातार संशय बना हुआ था, उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उस प्रोटोकॉल के साथ में माघ मेले का आयोजन भी होगा, क्योंकि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसका निर्विघ्न रूप से आयोजन होगा। अनुष्ठान को खंडित नहीं होने दिया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, इस वक्त कोरोना को लेकर जो स्थिति है उस पर तो सभी की निगाहें हैं ही। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर जो उनके जन्मदिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है, ऐसे में कृत्रिम अंग बांटे जा रहे हैं जो लोग हैं। इसके साथ साथ जो संविदा को लेकर इस वक्त अफवाहें फैली हुई हैं, उसको लेकर भी जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा था विपक्ष जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार को घेर रहा था और बहुत ही आक्रामक नजर आया। ऐसे में अब विपक्ष को सरकार कोई मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि चुनाव इस वक्त बिल्कुल सर पर है। एक तरफ जहां विपक्ष ने अपनी कमर तोड़ मेहनत शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार किसी भी संशय को विपक्ष के लिए फायदा नहीं देना चाहती है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। 50 वर्ष में रिटायरमेंट करने का काम है और न संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू करने की योजना। तो जब योजना नहीं तो इतना हंगामा मचा, मुद्दा विहीन विपक्ष है और इसके कारण से वो इस प्रकार की बातों को फूल देने की कोशिश करता। मैं युवाओं से, अपने छात्रों से अपील भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उनके साथ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या सरकार इस बारे में? इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। इसके संबंध में कुछ आवश्यक और कड़े कदम उठाएगी। क्या अध्यादेश लाए जाने की तैयारी क्या? जो आगे इस विषय को लेकर सरकार, मैंने कहा, गंभीर है। सारा अध्ययन कराया जा रहा है जिससे इस प्रकार की घटनाओं को लगाम लगा। तो ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हैं। ब्रजेश, संविदा कर्मचारियों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक हुआ, सरकार कोई मौका नहीं देना चाहती है और खुद केशव प्रसाद मौर्य इसको लेकर स्थिति स्पष्ट भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात पूजा ये है कि जिस तरीके से एक सरकार ने फरमान शुरुआती दौर पर जारी किया या फिर खबरें आई कि जो भी सरकारी नौकरी अब होंगी वो अगले 5 सालों तक संविदा के तौर पर होंगी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको नौकरी मिलेगी और हर साल आपकी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी और उसमें जो हर साल अंक मिलेंगे उसके आधार पर 5वें साल में तय होगा कि आप सरकारी परमानेंट किए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद पूरे जो है यूपी में हंगामा मचा, सियासत की गरमाने लगी और उसके बाद अब जिस तरह से केशव मौर्य का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अभी इसको लेकर के कोई ठोस रणनीति तय नहीं की गई है या कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश है। बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन यहाँ पर क्या ये गवर्नमेंट का यू टर्न है जो अचानक से इतनी बड़ी बातें हुई, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया और सरकार की तरफ से ये बात सामने आई संविदा को लेकर और अचानक से इसे अफवाह करार दे दिया गया? देखिए, मजबूरी है यू टर्न लेना सरकार की, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था, युवाओं में रोष बढ़ रहा था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सभी ने बेरोजगार दिवस मना करके विरोध प्रदर्शन किया और एक तरह से एजेंडा बन रहा था, पूरा देशव्यापी एजेंडा बन रहा था। लेकिन सरकार का अपने फैसले पर यूं बैकफुट पर आना तो विपक्ष के लिए एक बार फिर से और मौका है इस मुद्दे को भुनाने को लेकर।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार द्वारा कोई ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में सरकार रोल बैक कर सकती है अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के। दूसरी बात यह है कि हाँ, सबसे बड़ी चीज है वो दरअसल कई बार क्या होता है सियासत में, एक शिगुफा भी इसलिए छोड़ा जाता है ताकि आप उसकी तासीर भांप सको। नब्ज टटोली जा रही थी लोगों की, आखिर उसका रिएक्शन क्या होता है। तो सरकार ने ये समझ लिया कि अगर इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं तो जाहिर तौर पर देश में उबाल आएगा, देश में एक नए तरीके का जो है और ब्रजेश, सरकार के लिए क्या इस वक्त ये एक्सपेरिमेंट करना ठीक है? क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है और जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स विपक्ष को मौका दे रहे हैं सरकार को घेरने का। देखिए, सबसे बड़ी बात पूजा ये है, सरकार चाहती है कुछ अलग मैसेज देना। आप देखिए, एग्रीकल्चर को लेकर के जो 3 बिल केंद्र सरकार लेकर के आई, उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने ही विरोध में इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुई और आखिरकार उसने अपने 3 बिल पास करा लिए। तो सरकार ये बताना चाहती कि भले ही समाज इस हकीकत को समझो या नहीं समझो, लेकिन कल की ये जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिंदुस्तान की जरूरत है। आप अगर परफॉर्मेंस बेस्ड जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो परफॉर्मेंस बेस्ड हो, ये इस बात की जरूरत है और सरकार इस मैकेनिज्म को लगातार आगे बढ़ा रही है। ये तो घोषित कर दिया था, लेकिन अघोषित तौर पर सरकार अब गवर्नमेंट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उसमें इस कल्चर को ले करके आ रही है कि आप परफॉर्म करोगे तो आप आगे बढ़ोगे और नहीं परफॉर्म करोगे तो आप बाहर जाओगे। और उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि 50 साल से ऊपर की उम्र के जो नौकरी वाले लोग हैं उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग कराई जा रही है और स्क्रीनिंग में जो ये पाया जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग है वो बाहर जाएगा। तो ये सरकार का एजेंडा था कि सरकार कह सकती है कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल लागू करके जो क्रिएटिव लोग थे, अब पहले माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर मतलब क्रिएटिविटी और गवर्नमेंट सेक्टर मतलब लेजीनेस, पूरा वो जो है आसान से आलस में आप रह करके जैसे चाहिए मनमानी तरीके से काम कीजिए। इस बीच में एक और बात समझना चाह रही हूँ, आमतौर पर चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारी को खुश किया जाता है, लेकिन अभी जिस तरीके से ये जनता के तो हित में है और जनता तो चाहेगी कि ऐसा होना चाहिए, सरकारी सेक्टर के अंदर भी परफॉर्मेंस बेस्ड पर ही उनकी नौकरी कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी लेते ही इसलिए हैं कि वो आराम की नौकरी हो। ऐसे में ये जो अब सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी है, कहीं ये तो नुकसानदायक नहीं होगी सरकार के लिए? देखिए, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी से ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज लगभग ये समझ के चलिए कि 2.5 से 3 करोड़ बेरोजगार है। अगर वो बेरोजगार अगर वो परफॉर्मेंस बेस में वो मसौदा आता है तो इस बेस में निश्चित तौर पर वो बड़े खुश होंगे कि कम से कम अब 50 साल से ऊपर के लोग तो जो अपनी नौकरी चलनी थी वो चल चुके, अब कम से कम उनके बच्चे आगे आ जाए, युवा आगे आए, तो वो सब्स्टिट्यूट में उनको बेहतर तरीके से जो मौके मिलेंगे। और मौके इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि वो स्पेस ही क्रिएट नहीं हो पाता। अगर 50 साल से ऊपर के लोग जो नॉन फर्टाइल हैं, जो पूरी तरीके से नॉन एक्टिव हैं, वो लोग अगर सिस्टम से बाहर जाएंगे तो यूथ को आने का मौका मिलेगा। तो एक बात समझिए, भले सरकारी कर्मचारियों का एक तबका, एक छोटा तबका, 50 साल से उम्र के कर्मचारियों की तादाद देश में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्रजेश जिस तरीके से इतना ही जल्दी ही रिटायरमेंट की बात हो रही है, इस पे तो एक बात साफ है कि जो सुविधाएं पहले मिल रही थी सरकारी नौकरी में, पेंशन वगैरह, वो नहीं है। तो वो लोग भी तो अगर घर पे बैठ जाएंगे तो कमाई का जरिए कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि यूथ को मौका मिलेगा, लेकिन उनके घर की भी तो बात है। आर्थिक स्थिति को अगर देखें तो 50 साल की जो ये उम्र है, ऋतु, दूसरे नजरिए से आप देखिए कि जो 50 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो काफी हद तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, लेकिन जो युवा 20 साल का युवा बेरोजगार बैठा है वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, तो वो डिप्रेस हो रहा है और वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा रहा है। तो सरकार के पास जिम्मेदारी सबसे पहली ये है कि उन युवाओं को जो अभी पढ़ लिख करके काबिल बन करके जो है नौकरी की उम्मीद लगाकर बैठे, पहले उनके लिए अवसर सृजित करे। जो ठीक है ब्रजेश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो इसे यूं कहा जा सकता है कि सरकार कुछ लोगों को नाराज करके युवाओं को खुश करना चाहती है, और दूसरी बात ये कि अब तक एक जो ये कह लीजिए कि लोगों की सोच थी सरकारी सेक्टर को लेकर, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश कर रही है सरकार। यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जो पुराने ढर्रे पर अब तक सिस्टम चल रहा था, हम उसको चेंज करने के लिए एक बेहतर मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक सिस्टम्स को बदलने की कवायद है छोटी सी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। सबसे पहले बात लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर की। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने जा रही है। हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी, सीएम योगी ने कहा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये नई फिल्म सिटी हो सकती है। योगी ने फिल्म सिटी की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो शासकीय योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे अधिकारी, इस तरह के दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सीएम योगी ने मेरठ मंडल के जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की और स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों में ना हो देरी, दे प्राथमिकता और कार्य जल्दी शुरू करें। साथ में मेरठ और गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण। गन्ना किसानों का नए सत्र के प्रारंभ के समय कुछ भी ना रहे बकाया, एक्सप्रेस वे से मिलेगी विकास को रफ्तार। तो कुछ इस तरह के आदेश, दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि परिवहन व्यवस्था को नई परिभाषा देगा। रैपिड रेल का विस्तार, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक बचाव ही कोरोना का उपचार है। क्षमतावान कार्यदायी संस्था को ही काम दे, योगी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है। इसके साथ साथ संपूर्ण समाधान दिवस पर नाम के अनुरूप मिले स्थायी समाधान, यानी सिर्फ फॉर्मेलिटीज ना हो बल्कि स्थायी समाधान होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेते रहे अधिकारी। इसके अलावा विवाद से बचने के लिए भी विकास प्राधिकरण को उपदेश दिए, निर्देश दिए हैं और कहा है कि संवाद करें। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। गाजियाबाद और मेरठ स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को तेजी से किए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेरठ मंडल के सभी जनपदों में अमृत योजना के कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंडल आयुक्त स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करें। मेरठ के ग्राम दादरी में राजकीय महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में से किसी एक में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था हो। नोएडा में सफाई कर्मियों और बिल्डर्स बायर्स की समस्याओं के प्रभावी समाधान के निर्देश। बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर के डीएम निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर प्रगति सुनिश्चित कराएं। जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कार्य पूरा करें। इसके अलावा योगी ने मेरठ मंडल में जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में प्राप्त की जानकारी और विकास कार्यों के लिए योगी ने सराहना भी की है। अवनीश विद्यार्थी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में हैं, नीलेश मेरे सहयोगी हैं और मुकुल मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे पहले एक बार अवनीश का हम रुख कर लेते हैं। अवनीश, जो खास बैठक रही है इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्ण विकास को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनको लेकर सबसे खास बात यह है कि योगी ने कहा है कि काम सिर्फ करने की फॉर्मेलिटी ना हो बल्कि उसके नतीजे होने चाहिए। देखिए, ये मेरठ क्षेत्र के समीक्षा के दौर की बात है। कल शाम को मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे मेरठ मंडल की, और उस दौर में बहुत सारी अलग अलग विषयों पर बात करते हुए उन्होंने इस सबसे महत्वपूर्ण बात को लेकर के उन्होंने फोकस किया, वो था फिल्म सिटी। हालांकि फिल्म सिटी पहले से ही नोएडा में, लेकिन एक बड़ी व्यापक फिल्म सिटी जिसमें तमाम तरीके के अलग अवसर उपलब्ध हों, जिसके माध्यम से रोजगार भी मिल सके। उत्तर प्रदेश एक बड़ा केंद्र बना है। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो कम बजट की जो फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में भी, चाहे भोजपुरी में या दूसरे तरह के जो अलग सेक्टर्स हैं उनमें सीरियल्स वगैरह बनते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में निर्माण करने में और उत्तर प्रदेश से काम करने वाले लोगों की बड़ी सहभागिता रही है। एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उत्तर प्रदेश इस पूरे मौके को देख रहा है। जिस तरीके से इस वक्त आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर जिस तरीके से फिल्म सिटी बनाने को लेकर पूरा जोर दिया जा रहा है, नोएडा या ग्रेटर नोएडा, कहां पर जमीन को लेकर व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर भी पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये जो फिल्म सिटी है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि तमाम निर्माताओं का खास केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। बहुत सी फिल्में उत्तर प्रदेश की तमाम गलियों से बनकर तैयार हुई और खूब पॉपुलर भी हुई हैं। क्या ये बहुत खास बात है कि अब उन सभी को लगातार प्रोत्साहित करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है? एक आपदा का दौर है, अवसर की तलाश है, और उसी अवसर की तलाश में ये तमाम सारी कवायद जो है वो सरकारें कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार हालांकि पिछले कई सालों से एक सिलसिला चल रहा है, बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है उन फिल्मों को जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड होती है, जिनकी शूटिंग उत्तर प्रदेश में होती है, और इसमें
उत्तर प्रदेश के ही युवाओं को रोजगार मिलता है। बिल्कुल इस तरीके से तमाम सारे इस सेक्टर के लोगों को जो है कहीं ना कहीं एक लुभावना अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। और अब जब बॉलीवुड तमाम सारे खेमों में बट गया है, उत्तर भारत के जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक अलग विचारधारा हो गई है, मुंबई और आसपास काम करने वालों की एक अलग विचारधारा हो गई, जो लोग वहाँ स्थापित हैं और जो अभी स्थापित नहीं हुए उनके बीच में भी एक टकराव वहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर, या ड्रग्स का मुद्दा हो या नेपोटिज्म का मुद्दा हो या और भी दूसरे तरीके के मुद्दे हैं, उन पर चल रहा है। इसको एक अवसर के तौर पर देखने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है और इसीलिए उन्होंने इस अवसर को नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी भी वहाँ बेहतर है। आप देखिए एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में आ रहा है, इसके अलावा दिल्ली का एयरपोर्ट सही वहाँ पर पास में, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर है। और आगरा से लेकर के अगर आप देखें तो एक पूरा कॉरिडोर बन जाता है बेहतर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी और रोजगार के अवसर के लिए भी। बिल्कुल, नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, जिस तरीके से लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और इस बार भी कई बातों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, स्मार्ट सिटी को लेकर और कई परियोजनाएं हैं जिनको लेकर बात की जाती है, तो इस वक्त जो ये समीक्षा बैठक हुई है इसमें ये बात साफ की गई कि जितने भी परियोजनाएं लागू की गई हैं उसको लेकर बात की जाए, उसको लेकर आगे बढ़ाने को लेकर काम किया जाए। और वही अमृत योजना की बात करें तो लगातार देखा जा रहा है किस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इस वक्त फिलहाल देखा जाए तो कितना काम हुआ है, क्या कुछ प्लानिंग की गई है, क्या कुछ कार्य प्रणाली इस पर की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए पूजा, अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ समय समय पर समीक्षा बैठक इसलिए करते हैं ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर किस तरीके से उतारा जा रहा है और जनता को कितना सहयोग उन योजनाओं का मिल रहा है, उसको लेकर समय समय पर समीक्षाएं बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही है। कल की अगर हम बैठक की बात करें, समीक्षा बैठक की बात करें जो कि मेरठ मंडल की गई है, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं खास तौर पर जो विकास कार्य सरकार के द्वारा जिलों में कराया जा रहा है, चाहे वो राजकीय विद्यालयों का निर्माण हो, स्वास्थ्य विभागों का निर्माण हो, अस्पतालों का निर्माण हो या फिर एक्सप्रेसवे का निर्माण जो सरकार के द्वारा कराया जा रहा है वो बेहतर ढंग से कराया जाए और निर्माण कार्य को जांच जिलाधिकारी जिनके इलाके में ये निर्माण कार्य हो रहे हैं वो करें। तो इस दौरान अगर किसी से कोई विवाद होता है तो उस विवाद में उलझने की बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। साफ तौर पे कहा गया कि बातचीत के माध्यम से, योगी के अगर निर्देशों को देखा जाए यूं तो अब तक पिछले 3 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि अब तक कई समीक्षाएं बैठक हुई हैं, लेकिन अब साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच की दूरियों को मिटाने के लिए भी कहा कि संवाद करें, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि अब चुनाव को लेकर सरकार भी खूब सजग हो चुकी है। देखिए पूजा, अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करें तो तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो या दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो लगातार सरकार को सिर्फ इसलिए घेर रही कि सरकार अपने मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुनती है। हाल ही में तमाम मंत्री और विधायकों के ऑडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2022 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है उसको मद्देनजर रखकर इस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है कि जनप्रतिनिधियों की और अधिकारियों के बीच में आपस में एक बेहतर सामंजस्य बैठे ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ सीधा जनता को मिल सके। उसके अलावा अगर हम समीक्षा बैठक कल की बात करें तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि आने वाले सत्र में जो किसान है उनके गन्ने के मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। उसके अलावा अगर किसी गन्ने के किसान की कोई समस्या सामने आती है तो जिलाधिकारी स्वयं उसको देखें। तो तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा जो तहसील स्तर पर समाधान दिवस चलाए जाते हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त रूप अपनाया है, सख्त निर्देश दिए हैं कि जो समाधान दिवस है उस मात्र समाधान बनकर न रह जाए, आपके पास उसमें वापस लोगों का लौटते समाधान किया जाए। मुकुल, एक बार मुकुल का हम रुख कर लेते हैं। मुकुल, इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है और जो आकर्षण का केंद्र जो सीएम योगी की पूरी बातचीत रही उसमें फिल्म सिटी लगातार बना हुआ है। इस फिल्म सिटी को लेकर इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर किस तरीके की तमाम गतिविधियां चल रही हैं? मुकुल, आपकी आवाज नहीं आ रही। फिल्म सिटी है और यहाँ पे जो है फिल्म सिटी सेक्टर 16 में मौजूद है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो है सबसे बड़ी फिल्म सिटी और बहुत सुंदर फिल्म सिटी बनाने की जो योजना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो दूसरी तरफ नोएडा में तो जो है जगह देखी जाएगी, लेकिन ग्रेटर नोएडा में संभवतः जो ये फिल्म सिटी है उसे बनाने की पूरी तैयारी शायद की जाए। लेकिन सबसे बड़ी सौगात ये भी है कि लगातार नोएडा को जो है सौगात पे सौगात जो मतलब एक तरफ से गिफ्ट कह लें
वो नोएडा वासियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले कोविड-19 जो हॉस्पिटल है तो उससे लड़ने के लिए जो है यहाँ पे पहले उसका उद्घाटन किया गया। उससे पहले जो है टेस्टिंग, जो सबसे बड़ी जो टेस्टिंग लैब है वो भी यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहाँ पे उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन अब एक और सौगात जो है यहाँ के जो नोएडा वासी हैं उन्हें दी गई है, और आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन्हें भी भारी खुशी है कि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी देश की और सुंदर फिल्म सिटी यहाँ पे बनानी तय है। लेकिन अभी ये चर्चा का विषय है कि ये फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अवनीश जी भी जुड़े हैं, अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश, जिस तरीके से समीक्षा बैठकों में मंडलों के साथ जो हो रही है, तमाम तरह के मुद्दे उठाए गए, बेरोजगारी को भी इसमें देखा गया कि रोजगार देने की कोशिश की गई है, और वहीं एक्सप्रेस वे की विकास को लेकर बात की गई है, स्मार्ट सिटी को लेकर बात की जा रही है, और अब यहाँ फिल्म सिटी बनाने को लेकर बात की जा रही है। तो जितने भी मुद्दे लगातार विपक्ष उठा रहा है, चुनाव नजदीक है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऐसी मुद्दे विपक्ष उठा सकता है जिसमें घेरा जा सकता है सरकार को, उन सब पर काबू पा लिया जाए, काम कर लिया जाए, ताकि विपक्ष कोई मुद्दा ना उठा सके और चुनावों में जीतने के लिए कोई भी ऐसा उनके पास बीच में बाधा ना आए। तो इस तरीके से काम जिस तरीके से लगातार हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत लगातार हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जितने भी मंडलों के साथ बैठकें हुई हैं उसमें यही समझ में आता है। अवनीश शायद हमारे साथ हमारा टूट गया है, हम सीधा चलते हैं नीलेश के पास। नीलेश, फिल्म सिटी को लेकर बात की गई है, ये बताइए कि फिल्म सिटी का काम कब तक शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि रोजगार बढ़ेगा, और लगातार देखा जा रहा है कि रोजगार को लेकर सरकार घिरती जा रही है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय इसलिए भी मुख्यमंत्री ने लिया है कि उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में युवा ऐसे हैं जो कलाकार हैं और अपने अभिनय का लोहा पूरे देश और दुनिया में मनवा चुके हैं। और उसके अलावा जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी भी एक अलग तरीके से चॉइस उत्तर प्रदेश हो रहा है। चाहे वो लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद पे तमाम तरीके की मूवीज बनाई गई, चाहे वो जिला गाजियाबाद के नाम से बनाई गई हो, या लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी तमाम सुपर डुपर हिट मूवी शूट की गई हैं। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी। उसको चुनने का स्थान नोएडा और ग्रेटर नोएडा को दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों को भी लगाया गया है कि वो चिन्हित करें किस जगह पर देश की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी अगर फिल्म सिटी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक बड़े रूप में रोजगार मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश से छोड़कर मुंबई जाते हैं और वहां संघर्ष करते हैं। लेकिन इस बीच क्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर खींचतान भी रहेगी? क्योंकि एक तरफ नोएडा की अगर लोगों की बात करें या अधिकारियों की बात करें तो वो चाहेंगे कि फिल्म सिटी का जो विकास है या फिर जो स्थापित होनी चाहिए फिल्म सिटी वो नोएडा में होनी चाहिए। वहीं अगर ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं तो वहां पर वहां की अपेक्षाएं हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर जाते हैं तो वहां पर वहां की अपेक्षाएं हैं। तो क्या इसको लेकर भी कुछ खींचतान देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर हम जगह के चुनाव की बात करें या फिर खींचतान की बात करें तो तमाम तरीके के अधिकारियों के अपने आपस में सामंजस्य बैठाने होंगे, क्योंकि जिस जगह पर ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी उस जगह को काफी ध्यान से चिन्हित करना होगा, क्योंकि आसपास का इलाका भी देखना होगा कि वहां पर आवागमन का साधन क्या है, एक्सप्रेसवे कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है। उसके अलावा अगर कोई प्रोड्यूसर बाहर से आकर ग्रेटर नोएडा के अंदर शूटिंग करना चाहता है तो उसको लोकेशन कौन सी नजदीक मिल सकती है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर ही फिल्म सिटी के जगह का चुनाव किया जाएगा। हालांकि ये देखने को मिलेगा कि ग्रेटर नोएडा की जनता और नोएडा की जनता वो यही चाहेगी कि उनके यहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण हो, ताकि जो उनके लोकल के लोग होंगे उनको सबसे पहले वहां पर रोजगार मिले। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो हाल ही के दिनों में देखा गया कि तमाम बड़ी वेब सीरीज लखनऊ के अंदर शूट की गई हैं। उसके अलावा तमाम बड़ी पिक्चर मूवीज की अगर हम बात करें, चाहे वो तनु वेट मनु हो, गदर हो या फिर बुलेट राजा हो, इन तमाम बड़ी पिक्चरों की शूटिंग जिसमें बड़े बड़े स्टार कास्ट थे लखनऊ के अंदर शूट की गई है। उसके अलावा अगर कोई बड़ा स्टार आता है तो उत्तर प्रदेश जरूर घूमने आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से व्यवस्था सरकार देती है, सब्सिडी देती है प्रोड्यूसर को, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने फिल्म का निर्माण करे और उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक व्यापक रूप में रोजगार मिल सके। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है, सड़कों पर उतरे हैं, सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उसके बाद से सरकार ने एक के बाद एक तमाम बड़े निर्णय लिए हैं, चाहे वो फंसी हुई भर्ती परीक्षाएं हों उनको तुरंत कराने के आदेश दिए हैं, जो रिजल्ट जारी नहीं है उनको विभाग से पूछा गया है।
उसके अलावा रोजगार के संसाधन उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उपलब्ध कराए जाएं, ताकि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं या उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके। उसी का ये नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। लेकिन ये वक्त ऐसा है जब महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा सियासत देखी जा रही है। ड्रग्स के मामले में जो महाराष्ट्र में मुंबई फिल्म सिटी है वो लगातार खींची जा रही है, विवादों में बनी हुई है। और ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां आगरा में जो मुगल वहां पर वो था उसका भी नाम बदल दिया है, और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे फिल्म सिटी की बात हो रही है कि फिल्म सिटी अब नोएडा में बनेगी, ग्रेटर नोएडा में बनेगी। तो जहां एक तरफ म्यूजियम का नाम बदल दिया, वहीं दूसरी तरफ फिल्म सिटी की उन्होंने यहाँ पर घोषणा कर दी है। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे निशाना साधा है चुनावों की तरफ भी। मुकुल आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी अपना सवाल मुकुल, इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल में जोड़ना चाहूंगी। सवाल ये है कि जिस तरीके से फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात की जा रही है, इस बीच जो गुरु मंत्र दिया है देश को प्रधानमंत्री मोदी ने, सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया है और आवश्यकता को अवसर में तब्दील करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या इस बीच बाकी के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनके जो अपने सजेशंस हैं, क्या उनको भी इनवाइट किया जाएगा? और आपदा में अफसर के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल मैंने किया यहाँ पर कि यहाँ पर इस वक्त अफसर बना हुआ है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का माहौल बना हुआ है मुकुल, तो फिर उसका फायदा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया अपने इस फैसले के साथ। जी बिल्कुल, पूरा फायदा तो उठाया गया है। और आपको बता दें कि मुंबई में तो जो है फिल्म सिटी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी बनाने का पूरा फायदा योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे ले लिया है। तो और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो चयन किया जा रहा है, बहरहाल आपको बता दें कि नोएडा में इतनी बड़ी जगह नहीं है जो जितनी बड़ी फिल्म सिटी बनाने की जो बात कही गई है, नोएडा में बिल्कुल इतनी बड़ी जगह नहीं है। तो हो सकता है ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में ये जो फिल्म सिटी है ये बनाई जाए। तो पूरा अवसर है, जो घमासान चल रहा है मुंबई में फिल्म सिटी को लेकर और कलाकारों को लेकर, तो उन्हें यहाँ यूपी में खींचने की। तो यूपी में जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो केंद्र है, यहाँ पे फिल्म सिटी बनाने की पूरी तैयारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जगह का चयन करने के बाद कहाँ पे फिल्म सिटी का जो है निर्माण कब शुरू होगा और कैसे शुरू होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी, तमाम जानकारी के लिए मुकुल और नीलेश आप दोनों का धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में 53 लाख के पार इस वक्त कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है और मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटे में 93,337 हो चुकी है। बिल्कुल, लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना से कुल 1247 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। देश में एक्टिव केस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस वक्त ये संख्या 10,13,000 के पार पहुंच गई और अब तक कोरोना से 42 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण से 85,619 लोगों की मौत हुई है। तो जिस हिसाब से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि रिकवरी रेट भी उसी हिसाब से बेहतर हो रहा है, लेकिन संक्रमण पर लगाम नहीं है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत का नंबर पूरी दुनिया में पहला होगा कोरोना संक्रमण के मामले में। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर न्यूज़ वन इंडिया के। ब्रिजेश, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है, जितने भी बैन लगे होते वो सारी चीजें खुल गई हैं, लगाम तो अब किसी चीज पर है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात यह कि लोगों के अंदर जो डर था कोरोना का वो खत्म हो गया है। जो यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, लोगों में भी देखा जा रहा है कि उसकी ढील है। क्या एक ये वजह भी माने संक्रमण को लेकर जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तेजी के साथ संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है वो अब डरा रही है। सबसे बड़ी तेजी से 1 लाख के आसपास प्रतिदिन अगर केस आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, तो वो चिंताजनक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे निपटने के कोई भी इंतजाम है नहीं। निपटने के लिए अब इसको संक्रमण की रफ्तार को कैसे कम किया जाए, इसको रोकने की फिलहाल सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सरकार केवल 2 लाइन पर चल रही है कि आप उसी तरीके से हेल्थ फैसिलिटी को इस लेवल पर लेके आ जाइए कि आपका मैक्सिमम जो कोरोना पेशेंट है उनको समय पे इलाज मिल सके और इलाज मिलने के बाद जो वो ठीक होकर अपने घरों में वापस लौट जाए। तो ऐसे में ये बात समझिए कि अगर आपको कोरोना से एहतियात बरतना है तो आपको अगर कोरोना से बचना है तो आपको खुद एहतियात बरतना होगा, क्योंकि इसके सिवा अब आपके पास कोई और एक खास बात इस बीच ये देखने को मिल रही है कि एक तरफ लॉकडाउन में लोगों ने सरकार का पूरा सहयोग दिया, लेकिन जब कोरोना की लगातार बढ़ती संख्या है, जिस भी जो बेलगाम संख्या होती जा रही है, लोगों में एक तरफ जहां कोरोना को लेकर खौफ कम हो रहा है वहीं रोष भी बढ़ रहा है।
कि जब आंकड़ों में इजाफा हो रहा है तब सरकार ने आपकी सुरक्षा खुद आपके हाथों में सौंप दी है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये पूजा कि अब सरकार दुविधा में है। सरकार क्या करे? अर्थव्यवस्था की रफ्तार लगातार गिरती जा रही है। अगर एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति आती तो देश में तबाही आ जाएगी। अभी जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा मौतें भूख से होंगी, उससे ज्यादा मौतें बेरोजगारी से होंगी। तो ऐसे में अब सरकार के पास सबसे बड़ा जो संशय है कि दोनों में से क्या चुने। अब सरकार ने तय कर लिया है कि देखिए, हम अर्थव्यवस्था की रफ्तार को नहीं रोकेंगे। हाँ, कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोकने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसके साथ मोर्टेलिटी रेट को कम से कम कर लाने की सरकार की कोशिश है कि अगर मृत्यु दर आपकी न्यूनतम पहुंच जाए, रिकवरी रेट आपका मैक्सिमम पहुंच जाए, तो ही ठीक ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की। यूपी में 3,42,000 के पार कोरोना के केस पहुंच गए हैं। यूपी में 3,42,788 लोगों में संक्रमण कोरोना का है। यूपी में कोरोना के 67,885 इस वक्त एक्टिव केस है। उत्तर प्रदेश में 2,70,000 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 4,869 लोगों की उत्तर प्रदेश में ही मौत हो चुकी है। तो आप इन बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर देख सकते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात क्या हुए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। एसके, उत्तर प्रदेश के हालात अब बेहतर नहीं है। बढ़ते आंकड़ों के साथ में लोगों में डर बढ़ रहा है कोरोना को लेकर या फिर खत्म हो रहा है? क्योंकि लोग जिस तरीके से सड़कों पर अब नजर आते हैं और जिस तरीके से अपने पेट की खातिर लोग अपने घरों से लगातार भारी तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं, उससे नजर आता है कि इस वक्त कोरोना से ज्यादा लोगों को भूख से डर लगता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, चिंता जरूर बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि जो लॉकडाउन के दौरान सख्ती दिख रही थी, जो लॉकडाउन के दौरान लोगों के अंदर हम डर कहें, डर की वजह से ही था, लेकिन लोग नहीं निकल रहे थे और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बाकी चीजों का पालन पूरी गंभीरता पूर्वक कर रहे थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं ये डर कम हुआ है। लोग अब उस तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही शायद इतना ज्यादा डर रहे हैं। यही एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 6800 के मरीज विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 6500 से ज्यादा नए मरीज फिर से भर्ती हुए हैं। तो हालांकि आंकड़ा डिस्चार्ज होने वालों का नए मरीजों से ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके आंकड़ा उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। अब तक 68,825 नए मरीज उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। जहां राजधानी लखनऊ में, अगर हम अकेले राजधानी लखनऊ की बात करें तो 10,044 मरीज अकेले राजधानी लखनऊ में है। वहीं कानपुर में 4,715 मरीज हैं। तो कहीं ना कहीं जो 4 जिले हैं जिनको लेकर लगातार मुख्यमंत्री अफसरों को निर्देशित कर चुके हैं, उनको कह चुके हैं कि इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल ठीक एसके, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूपी में जिस हिसाब से संक्रमण सामने आ रहे हैं उसमें लखनऊ और कानपुर ही सबसे आगे है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले सामने आए। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो टॉप एजेंडा लगातार जारी है। बड़ी खबर का एक बार फिर से रुक करेंगे। टीम 11 के साथ में योगी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में टीम 11 के सभी अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में एसीएस गृह हैं, डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं कोरोना का संकट काल जब से शुरू हुआ है तब से जो टीम 11 का गठन योगी ने किया था, उसके बाद से हर दिन टीम 11 के साथ में बैठक करते हैं। एक बार फिर से टीम 11 के साथ में बैठक चल रही है योगी की। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी हैं, डीजीपी मौजूद हैं, टीम 11 के तमाम अधिकारी योगी के साथ में इस मंथन में मौजूद हैं। तो टीम 11 के साथ लगातार बैठकें करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड नियंत्रण को लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि जो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उस पर कितना अमल किया गया है, क्या कमी है, व्यवस्था को लेकर बातचीत की जाती है। तो आज भी ये बैठक होगी टीम 11 के अधिकारियों के साथ में, जिसमें डीजीपी और एसीएस गृह भी मौजूद रहेंगे। तो कई तमाम अधिकारी टीम 11 के जो इस बैठक में मौजूद होंगे और बात की जाएगी कोविड नियंत्रण को लेकर। कोविड-19 में जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि संक्रमण हो रहा है, वहीं यूपी दूसरी तरफ टेस्टिंग्स में सबसे ज्यादा आगे है। तो ये बैठक का ही नतीजा है कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये सारी चीजें देखते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, उनकी जितनी भी जानकारी है इस बैठक के जरिए वो अधिकारियों से लेते रहते हैं। तो आज भी ये बैठक है टीम 11 के साथ, जिसमें एसीएस गृह और डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, लगातार ये बैठक हो रही है, आज भी ये बैठक है टीम 11 के अधिकारियों के साथ, और जिसमें देखा जा रहा है कि कोविड-19 को लेकर
दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और अभी देखा गया था कल कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया था, विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया था। तो क्या कुछ इस पर अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या कुछ आगे किया गया है, और आज जो ये बैठक हो रही है इसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ नेक्स्ट 24 पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और ये आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं जो सीधे तौर पर जिले के अधिकारियों को निर्देशित करते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रत्येक दिन का फीडबैक देते हैं कि अब तक कितनी कार्रवाई हुई है कोरोना को लेकर, बाकी विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर, जो दिशा निर्देश अभी तक जारी हुए हैं उस पर क्या वर्कआउट हुआ है, ये बहुत सारी चीजों को लेकर वो फीडबैक देते हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ आगे का दिशा निर्देश जारी करते हैं। आज की बैठक शुरू हो चुकी है जिसमें सभी प्रमुख अफसर उत्तर प्रदेश के जो टीम 11 में है वो पहुंच चुके हैं। जिसका शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में है। सीएम योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं, खासतौर पर उन जिलों का जिन जिलों पे विशेष ध्यान देने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। साथ ही साथ में जो मरीज ऐसे जहां ज्यादा केसेस हैं वहां पर जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी गहन अध्ययन करके आखिर किस तरीके से उनको फायदा हुआ है वही अन्य मरीजों पर अपनाई जाए ताकि जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़े, उसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही साथ में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात थी वो अभी तक क्या स्थिति में है उसका भी फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जिसमें कर वसूली को लेकर प्रेषित किया था उसमें अभी तक की क्या प्रगति हुई है, ये बहुत सारी चीजों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर अच्छा, एसके अभी तक टीम 11 के साथ में जो काम करने का तरीका योगी का था उसको बदला गया है थोड़ा सा, क्योंकि अब पूरा प्रेशर सिर्फ इस टीम 11 के सर पर ही नहीं है कोरोना काल को लेकर, बल्कि और भी उत्तर प्रदेश के कई विषयों को लेकर टीम 11 के साथ में अब हर दिन चर्चा होती है। तो आज कोरोना के साथ साथ कुछ खास विशेष एजेंडा? बिल्कुल, टीम 11 के साथ में कोरोना उसका मुख्य मुद्दा होता है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो कोशिश चाहिए किस तरीके से महामारी से निपटा जाए। साथ ही साथ में जो विकास योजनाएं चल रही हैं या जो कर राजस्व को लेकर चीजें हैं उसको लेकर अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में आपदा से बड़े पैमाने पर किसानों की फसलों को और किसानों को भी अभी नुकसान हुआ था, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक में अफसरों से चर्चा करते हैं क्योंकि टीम 11 की बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के आला अफसर मौजूद रहते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर डीसी हो या फिर अपर मुख्य सचिव गृह हो या फिर अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास हो या अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हो और या फिर अन्य जो विभाग के हैं चाहे वो पर्यटन हो या फिर सांस्कृतिक विभाग हो, तो ये उसमें सभी विभागों के जब प्रमुख मौजूद रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं चाहे वो कोरोना महामारी को रोकने को लेकर हो या अन्य विकास योजनाएं हो उसका फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों से लेते हैं। जी ठीक है, इसके तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो टीम 11 के साथ ये बैठक जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसमें कोरोना के साथ साथ कई अहम मुद्दे भी होंगे जिस पर चर्चा होगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से है जहां पर 50 साल से अधिक पुलिस कर्मियों को अब मिलेगा रिटायरमेंट पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार विचार कर रही है। कर्मचारियों को संविदा पर रखने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि संविदा को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। संविदा को लेकर सरकार ने कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई है और ना ही आगे बनाएंगे। तो डिप्टी सीएम ने पीएम के जन्म दिवस सप्ताह के अवसर पर दिव्यांगों को सौगात भी दी है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम ने निवासी दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरणों का वितरण भी किया। कोरोना काल में सरकार गरीबों की सहायता के लिए व्यापक कार्यक्रम चला रही है। सरकार किसानों, नौजवानों, गरीबों के उत्थान के लिए सतत प्रयास कर रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही माघ मेले का आयोजन भी होगा। जिस माघ मेले को लेकर लगातार संशय बना हुआ था उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उस प्रोटोकॉल के साथ में माघ मेले का आयोजन भी होगा, क्योंकि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसका निर्विघ्न रूप से आयोजन होगा। अनुष्ठान को खंडित नहीं होने दिया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। देखिए, इस वक्त कोरोना को लेकर जो स्थिति है उस पर तो सभी की निगाहें हैं ही। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर जो उनके जन्मदिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है, ऐसे में कृत्रिम अंग बांटे जा रहे हैं जो लोग हैं। इसके साथ साथ जो संविदा को लेकर इस वक्त अफवाहें फैली हुई हैं उसको लेकर भी जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम वो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा था विपक्ष जिस तरीके से संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार को घेर रहा था और बहुत ही आक्रामक नजर आया। ऐसे में अब विपक्ष को सरकार कोई मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि चुनाव इस वक्त बिल्कुल सर पर है। एक तरफ जहां विपक्ष ने अपनी कमर तोड़ मेहनत शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अब सरकार किसी भी संशय को विपक्ष के लिए
फायदा नहीं देना चाहती है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। 50 वर्ष में रिटायरमेंट करने का काम है और न संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू करने की योजना। तो जब योजना नहीं तो इतना हंगामा मचा, मुद्दा विहीन विपक्ष है और इसके कारण से वो इस प्रकार की बातों को तूल देने की कोशिश करता। मैं युवाओं से, अपने छात्रों से अपील भी करता हूँ, आह्वान भी करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उनके साथ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्या सरकार इस बारे में? हाँ, इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। इसके संबंध में कुछ आवश्यक और कड़े कदम उठाएगी। क्या अध्यादेश लाए जाने की तैयारी क्या? जो आगे इस विषय को लेकर सरकार, मैंने कहा, गंभीर है, सारा अध्ययन कराया जा रहा है, जिससे इस प्रकार की घटनाओं को लगाम लगा। तो ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हैं। ब्रजेश, संविदा कर्मचारियों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक हुआ, सरकार कोई मौका नहीं देना चाहती है और खुद केशव प्रसाद मौर्य इसको लेकर स्थिति स्पष्ट भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात पूजा ये है कि जिस तरीके से एक सरकार ने फरमान शुरुआती दौर पर जारी किया या फिर खबरें आई कि जो भी सरकारी नौकरी अब होंगी वो अगले 5 सालों तक संविदा के तौर पर होंगी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस बेस पे आपको नौकरी मिलेगी और हर साल आपकी जो है मॉनिटरिंग की जाएगी और उसमें जो हर साल अंक मिलेंगे उसके आधार पर 5वें साल में तय होगा कि आप सरकारी परमानेंट किए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद पूरे जो है यूपी में हंगामा मचा, सियासत की गरमाने लगी और उसके बाद अब जिस तरह से केशव मौर्य का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अभी इसको लेकर के कोई ठोस रणनीति तय नहीं की गई है या कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश है। बिल्कुल ब्रजेश, लेकिन यहाँ पर क्या ये गवर्नमेंट का यू टर्न है जो अचानक से इतनी बड़ी बातें हुई, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया और सरकार की तरफ से ये बात सामने आई संविदा को लेकर और अचानक से इसे अफवाह करार दे दिया गया? देखिए, मजबूरी है यू टर्न लेना सरकार की, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था, युवाओं में रोष बढ़ रहा था। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सभी ने बेरोजगार दिवस मना करके विरोध प्रदर्शन किया और एक तरह से एजेंडा बन रहा था, पूरा देशव्यापी एजेंडा बन रहा था। सरकार का अपने फैसले पर यूं बैकफुट पर आना तो विपक्ष के लिए एक बार फिर से और मौका है इस मुद्दे को भुनाने को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार द्वारा कोई ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में सरकार रोल बैक कर सकती है अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के। दूसरी बात यह है कि हाँ, सबसे बड़ी चीज है वो, दरअसल कई बार क्या होता है सियासत में, एक सिगुफा भी इसलिए छोड़ा जाता है ताकि आप उसकी तासीर भांप सको। नब्ज टटोली जा रही थी लोगों की, आखिर उसका रिएक्शन क्या होता है। तो सरकार ने ये समझ लिया कि अगर इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं तो जाहिर तौर पर देश में उबाल आएगा, देश में एक नए तरीके का जो है रिएक्शन। सरकार के लिए क्या इस वक्त ये एक्सपेरिमेंट करना ठीक है? क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है और जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स विपक्ष को मौका दे रहे हैं सरकार को घेरने का। देखिए, सबसे बड़ी बात पूजा ये है, सरकार चाहती है कुछ अलग मैसेज देना। आप देखिए, एग्रीकल्चर को लेकर के जो 3 बिल केंद्र सरकार लेकर के आई, उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने ही विरोध में इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुई और आखिरकार उसने अपने 3 बिल पास करा लिए। तो सरकार ये बताना चाहती कि भले ही समाज इस हकीकत को समझो या नहीं समझो, लेकिन कल की ये जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिंदुस्तान की जरूरत है। आप अगर परफॉर्मेंस बेस्ड जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो परफॉर्मेंस बेस हो, ये इस बात की जरूरत है और सरकार इस मैकेनिज्म को लगातार आगे बढ़ा रही है। ये तो घोषित कर दिया था, लेकिन अघोषित तौर पर सरकार अब गवर्नमेंट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उसमें इस कल्चर को ले करके आ रही है कि आप परफॉर्म करोगे तो आप आगे बढ़ोगे और नहीं परफॉर्म करोगे तो आप बाहर जाओगे। और उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि 50 साल से ऊपर की उम्र के जो नौकरी वाले लोग हैं उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग कराई जा रही है और स्क्रीनिंग में जो ये पाया जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग है वो बाहर जाएगा। तो ये सरकार का एजेंडा था कि सरकार कह सकती है कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल लागू करके जो क्रिएटिव लोग थे, अब पहले माना जाता था कि प्राइवेट सेक्टर मतलब क्रिएटिविटी और गवर्नमेंट सेक्टर मतलब लेजीनेस, पूरा वो जो है आसान से आलस में आप रह करके जैसे चाहिए मनमानी तरीके से काम कीजिए। इस बीच में एक और बात समझना चाह रही हूँ, आमतौर पर चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश किया जाता है, लेकिन अभी जिस तरीके से ये जनता के तो हित में है और जनता तो चाहेगी कि ऐसा होना चाहिए, सरकारी सेक्टर के अंदर भी परफॉर्मेंस बेस्ड पर ही उनकी नौकरी कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी लेते ही इसलिए हैं कि वो आराम की नौकरी हो। ऐसे में ये जो अब सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी है,
कहीं ये तो नुकसानदायक नहीं होगी सरकार के लिए? देखिए, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी से ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज लगभग ये समझ के चलिए कि 2.5 से 3 करोड़ बेरोजगार है। अगर वो बेरोजगार अगर वो परफॉर्मेंस बेस में वो मसौदा आता है तो इस बेस में निश्चित तौर पर वो बड़े खुश होंगे कि कम से कम अब 50 साल से ऊपर के लोग तो जो अपनी नौकरी चलनी थी वो चल चुके, अब कम से कम उनके बच्चे आगे आ जाए, युवा आगे आए, तो वो सब्स्टिट्यूट में उनको बेहतर तरीके से जो मौके मिलेंगे। और मौके इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि वो स्पेस ही क्रिएट नहीं हो पाता। अगर 50 साल से ऊपर के लोग जो नॉन फर्टाइल हैं, जो पूरी तरीके से नॉन एक्टिव हैं, वो लोग अगर सिस्टम से बाहर जाएंगे तो यूथ को आने का मौका मिलेगा। तो एक बात समझिए, भले सरकारी कर्मचारियों का एक तबका, एक छोटा तबका, 50 साल से उम्र के कर्मचारियों की तादाद देश में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ब्रजेश जिस तरीके से इतना ही जल्दी ही रिटायरमेंट की बात हो रही है, इस पे तो एक बात साफ है कि जो सुविधाएं पहले मिल रही थी सरकारी नौकरी में, पेंशन वगैरह, अब वो नहीं है। तो वो लोग भी तो अगर घर पे बैठ जाएंगे तो कमाई का जरिया कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि यूथ को मौका मिलेगा, लेकिन उनके घर की भी तो बात है। आर्थिक स्थिति को अगर देखें तो 50 साल की जो ये उम्र है, ऋतु, दूसरे नजरिए से आप देखिए कि जो 50 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो काफी हद तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, लेकिन जो युवा 20 साल का युवा बेरोजगार बैठा है, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, तो वो डिप्रेस हो रहा है और वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा रहा है। तो सरकार के पास जिम्मेदारी सबसे पहली ये है कि उन युवाओं को जो अभी पढ़ लिख करके काबिल बन करके जो है नौकरी की उम्मीद लगाकर बैठे, पहले उनके लिए अवसर सृजित करे। जो ठीक है ब्रजेश, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए तो इसे यूं कहा जा सकता है कि सरकार कुछ लोगों को नाराज करके युवाओं को खुश करना चाहती है, और दूसरी बात ये कि अब तक एक जो ये कह लीजिए कि लोगों की सोच थी सरकारी सेक्टर को लेकर, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, पूरी कोशिश कर रही है सरकार। यहाँ पर पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जो पुराने ढर्रे पर अब तक सिस्टम चल रहा था, हम उसको चेंज करने के लिए एक बेहतर मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक सिस्टम्स को बदलने की कवायद है छोटी सी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। तो अम्बेडकर नगर से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने टॉप 10 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती हो गया है बदमाश और इलाज उसका चल रहा है। सिपाही को भी हालांकि इस मुठभेड़ में गोली लगी है और बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक और 3 स्मार्टफोन बरामद कर लिए गए हैं। तो आलापुर थाना क्षेत्र के चौहड़ा घाट पर यह मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच में। बदमाश तमंचा, कारतूस, बाइक और 3 स्मार्टफोन्स भी बरामद हुए हैं। इस दौरान में एक सिपाही को भी गोली लगी है। आलापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान में टॉप 10 में इसका नाम था जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में पुलिस ने टॉप 10 बदमाश को गिरफ्तार किया है। एक सिपाही को भी इस दौरान गोली लगी है। मुठभेड़ में बदमाश को भी गोली लगी, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अम्बेडकर नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें हैं। इस दौरान में एक सिपाही भी घायल हुआ है और इस बदमाश को भी गोली लगी, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आलापुर थाना क्षेत्र के चौहड़ा घाट पर यह मुठभेड़ हुई है। इसके पास से स्मार्टफोन्स बरामद हुए हैं, कारतूस, बाइक और 3 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। और वहीं बुलंदशहर में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पशु तस्करों से 2 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुआ है, 3 चाकू बरामद हुए हैं। पशुओं को वाहन में तस्करी के लिए ये तस्कर ले जा रहे थे, जिस दौरान में इनको धरपकड़ की गई। मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। ये पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं मुठभेड़ के दौरान। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है और 5 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 2 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो मुठभेड़ में 5 पशु तस्कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और मुखबिरों की सूचना पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। और उनके पास से आपको बता दें कि तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस और 3 चाकू भी बरामद किए गए हैं। तो पशुओं को वाहन में तस्करी करके ले जा रहे थे ये पशु तस्कर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के बाद ये गिरफ्तार किए गए हैं। 5 पशु तस्कर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से 2 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस और 3 चाकू भी बरामद किए गए हैं।
वहीं नोएडा से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह के वक्त लोगों से लूट और छिनैती का काम करते थे बदमाश, और मुठभेड़ में अजय और विवेक नाम के 2 बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों घायलों बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और लूटे हुए मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। कोतवाली सेक्टर 58 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है और दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अजय और विवेक दोनों ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। कब्जे से इनके 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुआ है। सुबह के वक्त ये लोग लोगों से लूट और छिनैती किया करते थे। विनायक हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विनायक, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि नोएडा के थाना 58 क्षेत्र की घटना है। कल एक मोबाइल उस क्षेत्र से चोरी भी हुआ था जिसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी के दौरान पुलिस इन लुटेरे को पकड़ने में लगी हुई थी। कल आज सुबह जो मुखबिरी की सूचना मिली थी तो उनके पास पुलिस वहां पे पहुंची। जब वो मोबाइल एक बंदे से छीन के भाग रहे थे तभी पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी, पर उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया था। आपको बता दो नोएडा का सेक्टर जो 62 का डी ब्लॉक पार्क है वहां पे पुलिस के साथ में इनकी मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की 2 गोली जो है इन दोनों के बदमाशों को लगी थी और वहीं बदमाश घायल हो गए थे। पूछताछ में मालूम पड़ा कि कल भी इन्होंने ही मोबाइल छीन करके भाग रहे थे। फिलहाल पुलिस ने वहां मौके से जो लूट का जो मोबाइल था वो बरामद किया है और 2 तमंचे और कुछ कारतूस बरामद किए हैं फिलहाल, और साथ ही साथ इनके अन्य गृह जो है उनकी भी पता करने में जुटी हुई है पुलिस। जी विनायक, अब क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस की? जी, आपको बता दो पुलिस इनसे पूछताछ करने में लगी हुई है और इनके पास से जो नाम बताए गए हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए दबिश करी जा रही है। जल्द ही पुलिस का कहना है कि इनके जो और लोग हैं गिरोह के उनको भी पकड़ लिया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए विनायक आपका धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। और अब बात शाहजहांपुर की करेंगे जहां पर पुलिस की 15 सदस्यीय टीम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया। गिरोह ने लगभग 200 अपात्र लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा था। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से मिले अकाउंट को सीज कर दिया और कई डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप भी इनके पास से बरामद किए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ये लोग धोखाधड़ी किया करते थे। इनके अकाउंट्स को सीज किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धोखाधड़ी करते थे ये युवक। इस गिरोह ने लगभग 200 अपात्र लोगों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा था। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से मिले अकाउंट को सीज कर दिया है और कई डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं इनके पास से। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और बाकी की और डिटेल्स भी इनसे लगातार निकाली जा रही है। ये 5 लोगों का गिरोह था जिसमें से 3 लोग ऐसे थे जो किसी न किसी समय पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से डाटा फीडिंग का कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर जन सुविधा केंद्र के संचालक थे और ये जन सुविधा केंद्र में विविध प्रकार की सेवाओं के लिए जाते हैं जब लोग, तो उनके को ये लोग प्रोसेस करते थे। तो इनके पास बहुत सारे लोगों की जानकारी भी थी। इनका कार्य करने का तरीका ये था कि ऐसे भूमिहीन लोगों को चिन्हित करते थे जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि वो इसके पात्र नहीं होते हैं, और उनको इस प्रकार के से आश्वस्त करते थे कि आपको एक पेंशन स्कीम से लाभान्वित करेंगे या किसान योजना से लाभान्वित करेंगे। आप अपने बैंक का डाटा हमको दे दीजिए, आप अपना आधार नंबर दे दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, और फिर उसके आधार पर ये जो पासवर्ड होता था उसका इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे और उसके आधार पर इनको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिला। टॉप एजेंडा लगातार जारी है। खबर लखनऊ से है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लैब में जांच के लिए भेजे गए स्मार्ट मीटर की पावर कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट मिल चुकी है और जांच में स्मार्ट मीटर फेल हुआ। स्मार्ट मीटर में भार जंपिंग की शिकायत के बाद CPRI नोएडा भेजे गए थे सैंपल्स। लैब की जांच में अधिकांश सैंपल मुख्य पैरामीटर में ही फेल साबित हुए। 9 महीने पहले जांच के लिए स्मार्ट मीटर की रिपोर्ट भेजी गई थी। पहले ही इस रिपोर्ट को दबा दिया गया था। यूपी राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने इस बात की जानकारी दी। दबाव बढ़ा तो कॉर्पोरेशन के अभियंताओं ने जांच रिपोर्ट अब उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। तो मुख्य पैरामीटर में ही अधिकांश स्मार्ट मीटर खरे नहीं उतर पाए और मीटर में सबसे महत्वपूर्ण होता है टेक्निकल पैरामीटर।
मीटर कांस्टेंट जांच के लिए भेजे गए। स्मार्ट मीटर कांस्टेंट टेस्ट के साथ ही गुणवत्ता के मानकों में फेल हुए और उपभोक्ता परिषद ने उच्च अधिकारियों से इसको लेकर मांग की। मीटर निर्माता कंपनी को काली सूची में डालने की मांग भी की गई है। मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग हुई है। तो स्मार्ट मीटर जांच में फेल हो गए हैं और आपको बता दें कि बहुत ही लंबे समय से जांच चल रही थी, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। तो यूपी पावर कॉर्पोरेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लैब में जांच के लिए भेजे गए स्मार्ट मीटर की पावर कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट मिल चुकी है और जांच में ये स्मार्ट मीटर फेल हो चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ आलोक राय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आलोक, स्मार्ट मीटर की रिपोर्ट आ गई है, जांच में ये फेल हो गए हैं, बहुत लंबे समय से ये जांच चल रही थी, तो क्या कुछ रिपोर्ट में आया है और अब क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बिल्कुल ये जो है पावर कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा है, क्योंकि 9 महीने पहले स्मार्ट मीटर की जांच के सैंपल जो है नोएडा स्थित लैब में भेजे गए थे, जहां जो है इसकी जांच होनी थी और वहां से रिपोर्ट भी पहले ही आ चुकी थी। लेकिन जाहिर सी बात है, अधिकारियों ने उस रिपोर्ट को दबा दिया था। उस रिपोर्ट का जो है अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की और कंपनी की भी बड़ी मिली भगत है। अभी हाल ही में जन्माष्टमी के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में जो है स्मार्ट मीटर की वजह से ऐसी खामी आई थी, जिसकी वजह से लाखों घरों में अंधेरा छा गया था और उसको जो है दुरुस्त करने में काफी समय लगा था। जिसके बाद फिर एक बार स्मार्ट मीटर और लोड जो जंप कर रहा, फार जंपिंग का मामला बड़े पैमाने पर उठा था, जिसके बाद जो है नियामक आयोग ने भी नोटिस दिया था और तमाम जो है इसको लेकर जो है सवाल उठे थे। पावर कॉर्पोरेशन और जो सप्लाई स्मार्ट मीटर कंपनी सप्लाई कर रही है, लगा रही है, उसको लेकर बड़ा सवाल उठा था। और सबसे बड़ी बात यह कि जब रिपोर्ट आ गई थी स्मार्ट मीटर जांच, तो उसको आखिर किसने दबाया, क्यों दबाया? बहरहाल तमाम तरफ से दबाव पड़ने के बाद और राज्य उपभोक्ता परिषद है जो उसने भी मंत्री श्रीकांत शर्मा से शिकायत की थी, विद्युत मंत्री से। इसके बाद जो है नियामक आयोग का भी दबाव था। तो फाइनली जो है अधिकारियों ने ये रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को दी है और इसमें जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है, जो जिस बात का राज्य उपभोक्ता परिषद भी जिक्र कर रहा है, स्मार्ट मीटर अपनी पहली जांच में ही फेल है, यानी कि पहला पैरामीटर होता है, मेन पैरामीटर न्यूज़ वन इंडिया और आप खास तौर पर लगातार इस पूरे विषय को उठाते रहे और जनता के समक्ष लाते रहे। जो घोटाला पावर कॉर्पोरेशन में चल रहा था स्मार्ट मीटर्स को लेकर, उसको लेकर हमने कई रिपोर्ट्स दिखाई आपके जरिए। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो स्मार्ट मीटर तमाम पैरामीटर्स पर फेल साबित हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर के साथ की रिपोर्ट में साफ साफ जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो है पहले पैरामीटर में ही फेल है, यानी कहीं ना कहीं भार जंपिंग की जो शिकायत है वो सही है, ये सामने आ रहा है और लाखों उपभोक्ता परेशान है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों घरों के बिल जो दुगुना तिगुना आ रहा है। और ये समस्या सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, बल्कि जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं लगातार कई जगहों से शिकायत आ रही है। जाहिर सी बात है, जो जांच रिपोर्ट है उसमें जो है बड़ा सवाल उठाया गया है, उसमें जो है इस बात का जिक्र है कि स्मार्ट मीटर जो है पैरामीटर में सही नहीं है, यानी ये बाहर जंपिंग कर रहे हैं, ये तमाम खामियां हैं। और उपभोक्ता परिषद ने भी कहा कि क्या अब इस पूरे विषय को लेकर इन स्मार्ट मीटर्स को हटाया जाएगा? सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा बड़ा सवाल ये कि जिन अधिकारियों ने अपनी मुनाफाखोरी के चलते लोगों को ये चपत लगाई है, उनके साथ अब क्या बर्ताव होगा? क्या उनको चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि योगी राज में ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह नहीं है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं मिली भगत और भ्रष्टाचार का बड़ा मामला था। सबसे बड़ा सवाल ये है जो न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार उठाया था कि जब लेटेस्ट इससे भी आधुनिक तकनीक के स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, तो फिर ये पुरानी तकनीक के स्मार्ट मीटर आखिर क्यों खरीदे गए और क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि इसमें खामियां हैं? तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कंपनी की और जो है पावर कॉर्पोरेशन के बड़े अधिकारियों की मिली भगत रही है, जो इस मीटर को खरीदा गया, इसको लगाया गया, जो इसमें लगातार खामियां आ रही है, जिसकी लगातार शिकायतें हो रही है और जांच में भी फेल हो रहा है। और फिर भी इसके बाद ये कोशिश की जाएगा और नई तकनीक के मीटर जो एडवांस हैं वो लाए जाएंगे, बाकी जो ये जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, हजारों करोड़ रुपए, इसकी भरपाई कैसे होगी और इसकी जवाबदेही और बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। आलोक, आपके पास हम वापस लौटेंगे। जनता के पैसे को जो चूना लगाया गया है, आखिरकार उसकी भरपाई कैसे होगी, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन अधिकारियों पर गाजब कब गिरेगी जिन अधिकारियों के कारण लोगों को इतना ज्यादा चूना लगा है। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है ऋतु, 9,007 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश के जो स्कूल है उनका जीर्णोद्धार होगा और 1,194 जर्जर स्कूलों का निर्माण राज्य में होगा। तो 1160 स्कूलों में लगाए जाएंगे सबमर्सिबल पंप और CSR के तिवारी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान
कार्य परिषद की 54वीं बैठक में प्रस्ताव पास किया गया। राज्य में प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के लिए ये प्रस्ताव पास किया गया है। साल 2020 और 21 में 9,007.88 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास हुआ है। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए 8,690 करोड़ 82 लाख रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 109 करोड़ 52 लाख रुपए। वहीं माध्यमिक शिक्षा के लिए 288 करोड़ 73 लाख रुपए और 26,729 परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे फर्नीचर। वहीं 1160 विद्यालयों में पीने के पानी के लिए सबमर्सिबल पंप व टैंक और फिटिंग किए जाएंगे और 6,686 विद्यालयों का विद्युतीकरण होगा। वहीं 688 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण भी किया जाएगा। तो 975 प्राथमिक और 219 उच्च प्राथमिक जर्जर विद्यालयों के भवनों का पुनः निर्माण होगा। कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत लगभग 179.32 यानी कि 179,32,000 और छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाएंगी और 154,50,000 बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। तो राज्य में प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के लिए ये प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें लगभग लाखों करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पास किए गए हैं। तो हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त आलोक राय जुड़ चुके हैं। आलोक, यहाँ पर बेहतर करने के लिए सुविधाओं को प्रस्ताव पास कराए गए हैं करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के, तो किस तरह का फायदा होगा, क्या कुछ सुविधा मिलने वाली है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा प्रस्ताव कल पास किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की अध्यक्षता में जो सर्व शिक्षा अभियान कार्य परिषद है उसकी 54वीं बैठक में सारे प्रस्ताव जो है पास हुए हैं, इसका अनुमोदन लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य में जो प्रारंभिक शिक्षा है, इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण, इनके लिए जो है 9,000 करोड़, लगभग तकरीबन 9,000 करोड़ से ज्यादा का जो है प्रस्ताव पास हुआ है और इसको पूरा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। आने वाले 2020 के लिए पूरा प्रस्ताव है। इसमें जो है नए बिल्डिंगों का निर्माण होगा, यानी जो विद्यालय है उनके लिए नए भवन भी बनेंगे। साथ ही साथ अगर विद्यालय के भवन में और कमरों को बढ़ाना है तो उसका आलोक, इस फैसले को कुछ यूं देखा जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा जोर दिया जा रहा है। बेहतर स्कूल्स, बेहतर सुविधाओं के जरिए बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी तक टीचर्स की कमी से उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग जूझ रहा है, उसको लेकर भी कोई ठोस रणनीति है क्या सरकार के पास फिलहाल? लेकिन सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है, सरकार के संज्ञान में भी है, मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान ले चुके हैं। हालांकि एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि जैसे ही कोई भर्ती होती है, खासकर अगर शिक्षक भर्ती की बात करें, तो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जाता है और कहीं ना कहीं इसके लिए अधिकारी बहुत हद तक जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, क्योंकि शायद उनकी नीति ऐसी नहीं होती है जिस पर जो है कोई उंगली न उठा सके। क्योंकि लगातार जो भर्ती हो पर कोई ना कोई शिकायत होती है, उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन होता है, मामला कोर्ट में जाता है, लटक जाता है, फिर वो जो है कहीं ना कहीं भर्ती पर और साथ ही साथ जो शिक्षक बनने के लिए तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं उनके जो है उनको भी जो है नुकसान होता है। उसका सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को हो रहा है, क्योंकि स्कूल में बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। तो जाहिर सी बात, ऐसे में शिक्षा व्यवस्था जो है सही नहीं हो पाएगी। तो सरकार के संज्ञान में सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो भी पद हैं खाली हैं उनके जो है डिटेल्स मंगाई जाए, उनकी सारी जो है जो भी पदे हैं उनकी संख्या बताई जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो है पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के संज्ञान में है। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक जो है और कितनी तेजी से शिक्षकों के मामले में कार्रवाई करती है, क्योंकि बिल्डिंग ही नहीं चाहिए, संसाधन ही नहीं चाहिए, बल्कि शिक्षक भी होने चाहिए, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। और जो सरकार इतना बजट ला रही है 9,000 करोड़ से ज्यादा का, इसका भी सदुपयोग हो सकेगा। जी तो आलोक, ये जो प्रस्ताव पास किए गए हैं करोड़ रुपए के, कब से इस पर काम शुरू हो जाएगा? देखिए, एक प्रस्ताव पर अनुमोदन हो गया, यानी प्रस्ताव पर जो कार्य परिषद की बैठक है उसने जो है इसको अनुमोदित कर दिया, पास कर दिया। जाहिर सी बात है अब जो है इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2020-21 के लिए है, तब उसके लिए नीतियां बनेंगी और जाहिर सी बात है डिमांड मांगी जाएगी किस तरह जिले में कितनी धन की जरूरत है, तो उस जिले को उतना धन अलॉट किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जल्द ही जो है ये धन जो है जिलों में जाएगा, जिसके बाद जो है इससे कार्य शुरू किया जाएगा। जो भी विद्यालयों को निर्माण करना है या जीर्णोद्धार करना है या फिर जो है शिक्षक प्रशिक्षण हो या जो है अन्य सामग्री जैसे बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें या फिर उनको जो यूनिफॉर्म देने का कार्य है, ये सब जल्दी से जल्दी किया जाएगा। जी लेकिन आलोक, अगर यूनिफॉर्म और पुस्तकों की बात करें तो इससे पहले भी सरकार लगातार मुफ्त में बच्चों को पुस्तकें और यूनिफॉर्म देती रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि वक्त पर ये कभी पहुंच नहीं पाए। पिछले दिनों हमने देखा कि स्वेटर सर्दियां खत्म होने के बाद बच्चों को नसीब हो रहे थे,
इस तरीके से स्कूल की जो किताबें थी वो सेशन का आधा दौर खत्म होने के बाद उनको मिल रहे थे, इस पर कैसे जोर दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल ये लगातार शिकायतें आ रही थी, खासकर अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी कि जब जाड़ा बीतने को होता था तब बच्चों को जो है यूनिफॉर्म मिल पाती थी, खासकर अगर विंटर सेशन की बात करें तो। और वो भी यूनिफॉर्म ऐसी थी कि किसी को छोटा साइज मिलता था, किसी को बड़ा साइज मिलता था, या फिर उनकी क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल करना पड़ा, टेंडर भी नहीं रद्द किए गए। तैयारी पहले से की थी, सरकार ने किया था कि 30 अक्टूबर तक जो है हर हाल में यूनिफॉर्म बच्चों को मिल जाए और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए। इसीलिए जेम पोर्टल के माध्यम से जो खरीदारी करने का सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि विंटर सेशन आने वाला है, शुरुआत 1 महीने बाद जो है होने वाली है और अक्टूबर का महीना आने वाला है। तो अब ये देखना है कि 30 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को जो है यूनिफॉर्म मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। कानपुर से बड़ी खबर है जहां पर कानपुर में फिर से सामने आया है लव जिहाद का एक और मामला। पहले से शादीशुदा युवक ने युवती से किया निकाह। मुख्तार अहमद ने राहुल सिंह बनकर युवती को फंसाया। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती की। युवती को जबरन घर से ले जा रहे थे युवक, लोगों ने पकड़ा। मामले में स्थानीय लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास का ये पूरा मामला है। तो कानपुर में लगातार सामने आ रहे हैं लव जिहाद के मामले। इससे पहले भी न्यूज़ वन इंडिया ने आपको खुलासा करके बताया था कि उत्तर प्रदेश में आजकल ऐसे कई गैंग एक्टिव हैं जो लगातार लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं। साजिशन लड़कियों को फंसाया जा रहा है। कानपुर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कानपुर का हमने जब पूरा खुलासा किया था तो सब चौंक गए थे और सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया था। नया मामला एक और सामने आया, नौबस्ता थाना क्षेत्र के आवास विकास का है, जहां पर मुस्लिम युवक ने नाम बदला और युवती से दोस्ती की, जिसके बाद पहले से शादीशुदा युवक ने झूठ बोलकर युवती से निकाह भी कर लिया। युवक जबरन युवती को घर से लेकर जा रहा था तो लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नौबस्ता थाना के मछलियां में रहने वाले 30 साल के शादीशुदा मुख्तार अहमद ने हिंदू लड़की को बरगलाकर उससे शादी कर ली। लड़की को पहले उसने अपना नाम राहुल सिंह बताया, अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद बरगलाकर घर से 1 साल पहले कोर्ट में उससे शादी कर ली। अब लड़की को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। स्थानीय लोगों ने परिजनों के साथ इसका विरोध किया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस वक्त मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले भी सोशल वेबसाइट्स के जरिए इसी तरीके से लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, नाम बदलकर उनसे बातचीत की गई, उसके बाद उन्हें इसी तरह से फंसाया गया था। बताया था हमें, हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती फिर पता चला हमें कि मोहनडन है। हमने पूछा कि ऐसी सी बात हम सुन रहे हैं, या ऐसा सच है? तो कहने कि हाँ ये बात सच है। तो कहने हमने अच्छा, तो हमने ठीक है। शादी 2019 मतलब पिछली साल की थी हमने। राहुल नाम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी ने राहुल सिंह के नाम पे एक लड़के से ऐसे आने जाना आती जाती रही भैया बाहर स्कूल में। अब हम लोग तो समझ नहीं पाए, ना कुछ जान पाए, और उससे प्यार मोहब्बत कैसे का हुआ कैसे नहीं का हुआ हम कुछ नहीं जान पाए। और उसने क्या किया, जब हमको मालूम चला तो हमारे घर में ज़बरदस्ती उसने आया। हमने कहा भी बाहर से बात करो, तो मगर धक्का मुक्का उसने हमारे साथ किया। और इसके बाद में जब मना करने के बाद भी हमने उससे कहा, जब मालूम हुआ हमको कि इन्होंने शादी किया, जब हमने पूछा तो वो भी झूठ बोल गए, वो भी झूठ बोल गए दोनों लोग। और फिर इसके बाद में जब हमें बिल्कुल हकीकत पता चली, इधर उधर से कहीं पता चला हमको, तब जो है हमने पूछा, तब कहने लगी कि हाँ हमने ऐसा किया है। तो कहीं अब क्या चाहते हो? तो हमने कहा ठीक है, हमको ये चाहते कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हमको हमारी लड़की छोड़ दो, और जो कागज़ पत्र जो भी हैं तुम्हारे पास हम। तो
आपको बता दें कि एक मुस्लिम युवक जिसने नाम बदलकर एक हिंदू युवती को फंसाया और उससे शादी कर ली। युवती को जबरन घर से ले जा रहा था, तब आसपास के लोगों ने उस युवक को पकड़ा। तो मामले में स्थानीय लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। लगातार देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से कानपुर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं लव जिहाद को लेकर, खास करके वो जूही इलाका जिसमें सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक मामला सामने आया था जिसमें एक युवक पहले से शादीशुदा था, मुस्लिम वो युवक था, और उसने दूसरी युवती को, हिंदू युवती को फंसाया और उससे शादी करने की तैयारी में था। लेकिन उसकी पहली बीवी को ये पता चल गया, तब उन्होंने आके इसे रोका। अब फिर से एक ही मामला सामने आया जिसमें राहुल बनकर इस मुस्लिम युवक ने युवती को फंसाया। 1 साल पहले कोर्ट में जाकर निकाह भी कर लिया, शादी कर ली है, और अब जबरदस्ती युवती को उसके घर से लेकर जा रहा था, तब लोगों ने पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और तभी से न्यूज़1 इंडिया इन खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है, जिन पर कार्रवाई भी हुई, मामला चल रहा है। अब फिर से ये एक मामला सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ तो सूरज पांडे, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सूरज, फिर से एक मामला सामने आया है और लगातार देखा जा रहा है कि लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब इस मामले पर क्या कार्रवाई चल रही है जब पुलिस के हवाले से युवक को कर दिया गया है? तो जी आपको बता दें कि कानपुर में लगातार कोरोना का बम फूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसका एक नजारा एक बार फिर से कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर सूरज, कानपुर में इस वक्त कोरोना के साथ साथ एक और बम फूटा हुआ है और वो है लव जिहाद। अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उससे कोर्ट में ले जाकर शादी कर ली और उसको आज कल रात में उसको अपने घर से खींचकर जबरदस्ती ले जाने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की गई। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि उस युवक का नाम मुख्तार अहमद है और ये अपना राहुल नाम बताकर गुमराह लोगों को कर रहा था। ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर कानपुर में लव जिहाद के मामलों से जुड़ी हुई जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। पिछले 2 महीनों में अब तक दर्जन भर मामले सामने आ चुके हैं। इतने मामले सामने आने के बाद में कानपुर पुलिस कर क्या रही है? अब तक इस गैंग की पूरी परतों को क्यों नहीं खोल दिया गया? पिछली बार जब कई मामले सामने आए थे, 2 भाइयों का आपस में कनेक्शन था, रिश्तेदारों का कनेक्शन था। इसी तरीके से इन कनेक्शन जरिए अब तक इस पूरे गैंग का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है कानपुर की पुलिस? जी आपको बता दें कि IG मोहित अग्रवाल ने SIT का गठन किया था और ये भी बात उन्होंने की थी कि जिस तरीके से इनकी फंडिंग हो रही है और ये कहां से आते हैं और किस तरीके से गिरोह सक्रिय चल रहा है, इसको देखते हुए उन्होंने SIT गठन किया था। मगर SIT तो बना दी गई, मगर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिससे एक बात तो साफ है कि लगातार इस समय आपको बता दें कि बीते 1 महीने की बात करें तो कानपुर में 14 से भी ज्यादा लव जिहाद से जुड़े हुए मामले सामने आ चुके हैं, जो कि काफी चिंता का विषय है। बिल्कुल सूरज, बहुत ही ज्यादा चिंता का ये विषय है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक और मामला हरदोई से सामने आया है, जहां पर हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने प्रेम जाल में फंसाया। शादी और रोजगार का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया गया है। छत्तीसगढ़ से लड़कियों को बुलाया गया और संडीला के काशीराम कॉलोनी में लड़कियों को बंधक भी बना लिया। मुस्लिम लड़कों ने लड़कियों से रेप का प्रयास किया, जेवर रुपए भी छीने। तीनों ही हिंदू लड़कियों में से 2 लड़कियां नाबालिग है। बजरंग दल के हस्तक्षेप से ये लड़कियां मुक्त कराई गई। लड़कों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। आरोपी ने नाम बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मामले को लव जिहाद बताया है। देखिए, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब हरदोई से भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर छत्तीसगढ़ की लड़कियों को फंसाया गया, उन्हें काम का झांसा दिया गया और उसके बाद उनको यहां पर बुलाया गया। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे मामले में बजरंग दल का हस्तक्षेप रहा और बजरंग दल अब इस पूरे मामले को लव जिहाद का नाम दे रहा है, क्योंकि हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें शादी का, रोजगार का झांसा देकर छत्तीसगढ़ से यहां बुला लिया गया। उसके बाद उनको सबसे हैरत की बात है कि बंधक बनाया गया। उनके पास जो भी जेवरात थे उनसे वो जेवरात और पैसे भी छीन लिए गए। हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं के संज्ञान में आया कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर से 3 हिंदू लड़कियों को, जिसमें से 2 नाबालिग थीं और 1 बालिग थी, इन लड़कियों को हिंदू नाम बताकर मुस्लिम लड़कों के द्वारा बहला फुसलाकर यहाँ लाया गया, जिसके बाद जानकारी मिली और उन लड़कियों को पता चला कि ये हमारे साथ छल किया गया है, जिसके उपरांत उन्होंने इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी शादी हिंदू समाज में करने का आग्रह हम लोगों से किया, जिसपे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूर्व से ही काम करता चला आ रहा है और इन लोगों का पुनरुद्धार का कार्य विश्व हिंदू परिषद करेगा और इन्हें हिंदू समाज में इनका विवाह कराने का काम करेगा। अगर ये लोग इच्छुक रहेंगी तो वहाँ कराएगा, नहीं तो इन्हें नारी निकेतन भेजने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जनपद संडीला। एजेंडा क्या होता है?
आरोपी ने नाम बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। देखिए एजेंडा, जिस एजेंडा की हम बात कर रहे थे, ये मुख्य एजेंडा इस वक्त है। ये जो मुस्लिम लड़के हैं इसी तरीके से लड़कियों को फंसाकर अपने एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। इनका एजेंडा है इस वक्त लव जिहाद को प्रमोट करना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे मामले, देखिए कानपुर में ही 14 मामले सामने आ जाते हैं, हरदोई में मामला सामने आ रहा है, इससे पहले कई और जिलों में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि ये एक खास एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तीनों ही हिंदू लड़कियों को छत्तीसगढ़ से प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ बुला लिया जाता है, उन्हें बंधक बनाया जाता है, उनके साथ रेप का प्रयास होता है, उनके पास जो भी जेवरात पैसे होते हैं उनसे वो छीन लिए जाते हैं। लेकिन इन लड़कियों की किस्मत अच्छी थी कि ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने से बच गई। बिल्कुल, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव, इस पूरे मामले पर बजरंग दल का हस्तक्षेप रहा, क्या ये वजह माने कि लड़कियों को बचा लिया गया? किस तरीके से जानकारी मिली? देखिए बिल्कुल, मैं बता दूं कि इसके पहले कई बार ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं। कानपुर, लखनऊ, आगरा में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली एक हब बनता जा रहा है जहां देश विदेश देश भर की लड़कियों को जो है इस तरह से मुस्लिम वर्ग के लड़के या मुस्लिम वर्ग की लड़कियों को हिंदू वर्ग के लड़के, इस तरह की चीजें कई बार ऐसी होती जा रही हैं जिस पर सरकार को जो है बहुत ही सख्त और त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। ये जो मऊरा मामला है, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 3 लड़कियों को जो है लेकर इस तरह से बहला फुसला कर लाया गया है, जिसके बाद उन लोगों को ये बताया गया कि आप लोग जो है यहाँ नौकरी दिलाई जाएगी, नौकरी का झांसा, और शादी की जाएगी। और जो लड़कों ने अपना नाम बताया वो सारे बच्चे, जो लड़कों ने हिंदू नाम बताए थे, लेकिन वो सारे के सारे लड़के जो है वो मुस्लिम निकले। ऐसी सूरत में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है उसने जो है इस पर कार्रवाई की है, और कार्रवाई ही नहीं की है बल्कि कार्रवाई के साथ साथ इन लोगों पर जो है बाकायदे इन लोगों को पुलिस पे जो आरोपी हैं इनको पुलिस में बंद करा, पुलिस में अरेस्ट कराने की बात कही। और बिल्कुल अभिनव, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से लगातार 2-3 महीनों से इस तरीके की तमाम कई मामले सामने आए हैं जिसमें यही देखा गया कि मुस्लिम युवकों ने कभी तो नाम बदलकर शादी कर लिया, कभी नाम बदलकर प्यार का झांसा देकर ले गए अपने साथ, कभी नौकरी के बहाने से बुला लिया, तो एक पूरा गिरोह काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन लगातार जब ये मामले सामने आने के बावजूद भी प्रशासन अब तक कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा पाया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? नहीं, देखिए कार्रवाई की बात जहां तक है, पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि इन लोगों को शीघ्र ही पकड़कर जो इन पर कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह से देश भर में चलिए ठीक है अभिनव, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देवरिया के जिला पंचायत अध्यक्ष राम प्रवेश यादव की 16 करोड़ रुपए की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट अमित किशोर के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है, जिसमें राम प्रवेश यादव का निजी आवास है, उनका पोल्ट्री फार्म है, ईंट भट्टा है, और इसके अलावा उनकी 6 लग्जरी कार्स भी हैं जिनको कुर्क किया गया है। मामले में राम प्रवेश यादव ने कहा कि एक दिन पहले नोटिस भेजा गया और अगले ही दिन जिला प्रशासन और पुलिस ने उनके निजी संपत्ति को कुर्क करने का काम शुरू कर दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय की शरण में अब वो गए हुए हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट अमित ने कार्रवाई, मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में आज गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राम प्रवेश की करीब 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन कुर्की गई है। जिन संपत्तियों की कुर्की की गई है उनमें 21 अदद भूमि प्लाट हैं जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11 करोड़ 75 लाख रुपए है। इसके अलावा देवरिया खास में एक आलीशान मकान जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए तथा उसके ज़मीन की कीमत करीब 22 लाख रुपए से अधिक की है। टॉप एजेंडा लगातार जारी है। खबर लखनऊ से है। कल हजरतगंज थाने में गिरफ्तारी देंगे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। देशद्रोह की गंभीर धाराओं में संजय सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। संजय सिंह पर मुकदमे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर के 1:30 बजे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो बता दें आपको कि कल आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पेशी होनी है, और आपको बता दें कि उन पर देशद्रोह की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि सर्वे उन्होंने कराया था कि जो यूपी में सरकार है क्या वो जातिवाद है, यानी कि जातिवाद फैला रही है। इसको लेकर उन्होंने सर्वे कराया, जिसके बाद उन पर यह मुकदमा देशद्रोह की धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, और उसको लेकर कल उनको पेशी देनी है अपनी। तो आपको बता दें कि आज 1:30 बजे भी आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो देशद्रोह की गंभीर धाराओं में संजय सिंह पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। संजय सिंह पर मुकदमे को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1:30 बजे।
तो हजरतगंज थाने में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं संजय सिंह, जिन पर देशद्रोह की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो यूपी सरकार है वो जातिवाद फैला रही है, इस चीज को लेकर उन्होंने सर्वे करवाया था 2 सितंबर पर, जिसके बाद उनके ऊपर हजरतगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। देखिए संजय सिंह ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने योगी सरकार को बेनकाब किया है इसलिए मेरे खिलाफ इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, आम आदमी पार्टी लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है, चुनाव सर पर देखते हुए अपने आप को इस वक्त यहाँ स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। इस बीच जिस तरीके से सियासी पारा उत्तर प्रदेश में चढ़ रहा है, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अभी क्या कुछ गतिविधियां चल रही हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई आम आदमी पार्टी की ओर से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम जिस तरीके से देखें, संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जाति पर किस तरीके से लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, कैसे उनको आगे बढ़ाया गया, इसको लेकर एक सर्वे कराया था। उस सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके ऊपर देशद्रोह समेत कई गंभीर मामले हैं, जिसमें साजिश रचने समेत 120 जैसी धाराएं भी उनके ऊपर लगी है। तो निश्चित तौर पर हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने उनको नहीं कहा है, उनसे ये जरूर नोटिस में कहा गया है कि 20 तारीख को मतलब कल वो आए और अपना पक्ष रखें, उसके बाद लखनऊ पुलिस आगे की विवेचना करेगी। तो संजय सिंह का कहना है कि वो अपना पक्ष रखने जाएंगे, साथ ही साथ जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसके तहत वो लखनऊ पुलिस को गिरफ्तारी भी देंगे, जिसको लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह, उसके अलावा मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिसमें आम आदमी पार्टी की कल की रणनीति क्या होगी कि अगर संजय सिंह वहां जाते हैं और लखनऊ पुलिस सिर्फ उनसे विवेचना के लिए उनको बुला रही है तो वो अपनी गिरफ्तारी देंगे, उसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी अपना रणनीति रखेगी, उसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 2014 का चुनाव था जब आम आदमी पार्टी में मुख्यतः अरविंद केजरीवाल खुद जब चुनौती दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, उस दौरान में खूब गतिविधियां और खूब एक्टिविटीज चल रही थी आम आदमी पार्टी की। उसके बाद में 2019 के चुनाव की बात करते हैं तो उतना ज्यादा कोई प्रभावी तौर पर उत्तर प्रदेश पर फोकस नहीं कर रही थी आम आदमी पार्टी। लेकिन इन दिनों अगर पिछले लगभग 2 महीने की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपनी एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। मुख्यतः संजय सिंह जिस तरीके से गंभीर आरोप सरकार पर लगा रहे हैं जातिवाद के, उसके तहत ये कहा जा सकता है कि अब आम आदमी पार्टी ताल ठोक कर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह हो या स्वयं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हो, दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं था, जिस वजह से अभी तक के हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं किया था। लेकिन क्योंकि 2022 के लिए अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कदम रखा जाए और मजबूती के साथ रखा जाए। संजय सिंह की बात करें, जब से वो उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं, लगातार वो उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न चीजें हैं उसको लेकर हमले बोल रहे हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको लेकर लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने कोरोना किट मामले को उठाकर जहां उत्तर प्रदेश में लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के जातीय गणित के लिहाज से देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल निश्चित है कि 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको लेकर साथ चलने की कोशिश है। अभी जब बेरोजगारी दिवस 17 सितंबर को मनाया गया, उस दौरान आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इसका सहयोग किया। तो कहीं कहीं आम आदमी पार्टी कोशिश यही है जब इस तरीके का बैठक चलता रहेगा, जहां सुनील देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी संजय सिंह ने मुलाकात की थी, तो कोशिश यही है कि लोगों से सामंजस्य बिठाकर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें आम आदमी पार्टी के जहां उसका प्रभाव है। बहुत शुक्रिया। देखिए, चुनाव कितना जीतेगी आम आदमी पार्टी इस बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को यह जरूर पता है कि बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देनी है। ऋतु, बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी चुनौती देनी है। और जिस तरीके से मुद्दे पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी उठा रही है, चाहे वो कोरोना किट का घोटाला हो, चाहे फिर वो अब जातिवाद को लेकर हो, तो उन्होंने वो मुद्दे पकड़ लिए हैं जिसके जरिए वो यूपी में अपनी पैठ बिठा सकते हैं। और इसी वजह से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सक्रिय आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनावों को लेकर। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मानवीय पहल सामने आई है। सीएम योगी ने आईआईटी के शोध छात्र की आर्थिक मदद की है। सोशल मीडिया से आईआईटी के शोध छात्र के ब्लड कैंसर की बीमारी की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली। फिर सीएम योगी ने परिवार से खुद संपर्क करके 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनको दी है और पीजीआई को बेहतर इलाज और हर संभव मदद के आदेश भी दिए गए हैं। तो छात्र आशीष दीक्षित की मदद के लिए नियमों में ढील देकर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लखीमपुर के वनकर्मी अशोक कुमार दीक्षित का इकलौता बेटा है आशीष दीक्षित। बेहद मेधावी छात्र आशीष दीक्षित का पीजीआई में इलाज चल रहा है।
आशीष दीक्षित की मदद के लिए IIT रुड़की के छात्रों ने भी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया था। जैसे ही सीएम योगी ने इस पूरे कैंपेन के बारे में जानकारी हासिल की, उन्होंने तुरंत से इलाज का खर्चा उठा लिया। पिता के सरकारी सेवा में होने और स्कॉलरशिप मिलने के कारण सरकारी मदद मिलने में थोड़ी अड़चनें थी, लेकिन सीएम योगी ने मानवीय पहल करते हुए IIT के 14 छात्र की आर्थिक मदद की। इसके साथ साथ PGI में साफ तौर पर निर्देशित भी किया है कि उनका सही इलाज होना चाहिए। ब्लड कैंसर से दरअसल पीड़ित है ये छात्र। सीएम योगी ने खुद परिवार को संपर्क कर 10 लाख रुपए की राशि दी है। तो बता दें आपको कि IIT के छात्र की मदद की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ब्लड कैंसर की बीमारी थी और सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की जानकारी मिली और फिर छात्र के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संपर्क किया और 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। IIT के शोध छात्र की आशीष दीक्षित, जिनकी ये मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो जानकारी मिलते ही सीएम योगी ने मानवीय पहल करते हुए ये बड़ा कदम उठाया है। और पिता के सरकारी सेवा में होने की वजह से मदद नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर ये कैंपेन चलाया गया है, जिसके बाद ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची और उन्होंने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। खबर औरैया से है, जहां पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसपी का एक्शन। 3 पुलिस निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया। 68 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। काफी समय से एक ही थाने चौकियों पर ये पुलिसकर्मी जमे हुए थे, लेकिन अब उनको वहां से बदला गया है, उनकी बदलियां की गई हैं और ऐसे 68 पुलिस कर्मचारी हैं जिनकी बदलियां की गई हैं। काफी समय से ये लोग एक ही थाने और एक ही चौकियों पर जमे हुए थे, लेकिन अब इन पुलिसकर्मियों की तब्दीलियां की गई हैं ड्यूटीज के अंदर। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाया है। एसपी ने 3 पुलिस निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल किया है। तो एसपी ने ये बड़ा फैसला कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लिया है। जैसे लगातार देखा जा रहा है कि यूपी में तबादले हो रहे हैं, निलंबन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को कार्रवाई की जा रही है और वहीं यहाँ औरैया में एक और कार्रवाई, जहाँ एसपी ने 3 पुलिस निरीक्षक का तबादला कर दिया है। वहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि 68 पुलिस कर्मियों के भी कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी फेरबदल किया गया और वहीं 68 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनके कार्यक्षेत्रों में फेरबदल किया गया है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और सुचारू रूप से चले, दुरुस्त होए, इसीलिए एसपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो अमरोहा से बड़ी खबर है, जहां एसपी ने चेकिंग अभियान चलाया है। बुलेट चलाकर सड़क पर खुद उतरे हैं एसपी। बाइकर्स गैंग्स के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं एसपी। एसपी ने हाईवे पर गाड़ी रोककर चेकिंग की। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला है, जहां एसपी ने बुलेट चलाकर सड़क पर वो खुद उतरे और बाइकर्स गैंग्स के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं एसपी। ये अभियान चलाया है एसपी ने, हाईवे पर खुद बुलेट चलाई और अभियान में खुद उतरे हैं और ये बाइकर्स जो गैंग होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तो अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला है, जहां गाड़ी रोककर चेकिंग की जा रही है हाईवे पर। देखिए, इन दिनों हो ये रहा है कि पुलिस कर्मचारियों को सख्त निर्देशन दिया जा रहा है और इस निर्देशन की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए, जिसके बाद से विपक्ष बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया और सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर घेरने लगा, जिसके बाद पुलिस कर्मचारियों को निर्देशित किया जा रहा है और कई एसपी एसएसपी इन दिनों खूब एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं। एक ऐसे ही एसपी हैं अमरोहा के, जो बुलेट चलाकर बाइकर्स गैंग के खिलाफ में सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करने के मूड में नजर आए। एसपी ने हाईवे पर जितनी भी गाड़ियां थी जो चल रही थी उनको रोका भी, उनकी चेकिंग भी की। अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको एसपी साहब बुलेट पर सवार हुए नजर आएंगे। बुलेट पर सवार होकर वो चेकिंग अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अमरोहा में एक सप्ताह का हमने बाइकर गैंग के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें कि हमने इसका नाम ऑपरेशन बुलेट रखा है और इसमें हमारे थाने के सभी पुलिसकर्मी बाइक्स पर निकलेंगे और चलते हुए जो बाइकर लोग हैं, बाइकर गैंग से उनको चेक करेंगे। जो संदिग्ध लोग हैं उनको चेक करेंगे, जहाँ शराब की दुकानें हैं वहाँ चेक की जाएगी। कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर कानून का उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यतः यह अभियान आपराधिक गतिविधियों को, अपराधियों को जो शस्त्र लेकर चलते हैं, अवैध शराब लेकर चलते हैं, चोरी की मोटरसाइकिल लेकर चलते हैं, उनकी धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज हमने कस्बा गजरौला का भ्रमण किया है और यहाँ पर कुछ कार्रवाई भी हमने की है। काफ़ी संख्या में लोग पकड़े हैं जो कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे थे या जो संदिग्ध वाहन के साथ में थे
इनका सत्यापन करवा के इनके खिलाफ कार्रवाई कर इनको फिर आगे कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते कुछ और नई बड़ी खबरों के साथ। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त राजेश मसाले। मम्मी मेरा हेयर बैंड नहीं मिल रहा। प्रिया मेरा पर्स देना। बहू मेरा चश्मा कहाँ है? जिस तरह से मैं रखती हूँ अपनी पूरी फैमिली का ख्याल, ठीक उसी तरह से उद्रा अमृत रखता है मेरी पूरी फैमिली की हेल्थ का ख्याल। पाचन शक्ति बढ़ाएं, गैस, एसिडिटी और खट्टी डकार से राहत पाएं। हर्बल कनाडा का उद्रा अमृत स्वरस। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, पर सच भी आजकल अधूरा है। खबरों की इस भीड़ में आखिर एक तो ऐसा चेहरा है जो शोर में भी रहा, सन्नाटों का गवाह, ना झुका ना रुका, बस चलता रहा अपनी राह। जिसने सुनी सियासत की हर आवाज, पर फिर भी उसका रहा अपना अंदाज। जी हाँ, मैं हूं आशीष कुणाल, नाम तो सुना ही होगा। खबर बागपत से है, जहां पर पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। अधिवक्ता की सरेआम बेरहमी से पिटाई कर दी गई। अधिवक्ता को अपराधियों की तरह गाड़ी में ठूसने का वीडियो वायरल हो रहा है। झगड़े के मामले को निपटाने गए थे अधिवक्ता। कस्बा चौकी इंचार्ज और 2 सिपाहियों पर पीटने के आरोप है। कोतवाली बड़ौत पुलिस पर पिटाई के आरोप हैं। ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। झगड़े के मामले को निपटाने गए थे, लेकिन यहाँ पर तो खुद अधिवक्ता की ही खूब धुनाई हो गई। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां अधिवक्ताओं को अपराधियों की तरह गाड़ी में ठूसने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। झगड़े के मामले को निपटाने गए थे ये अधिवक्ता और पुलिस ने इनको ही सरेआम इनकी पिटाई कर दी और साथ ही अपने साथ जीप में बिठाकर ले गए। तो अपराधियों की तरह सलूक किया गया है अधिवक्ताओं के साथ। झगड़े को निपटाने गए थे ये अधिवक्ता, लेकिन खुद ही फंस गए क्योंकि पुलिस ने बेरहमी से सरेआम इन अधिवक्ताओं की पिटाई करी और साथ ही अपराधियों की तरह इनके साथ सलूक किया गया और गाड़ी में ठूसकर अपने साथ ले गए। तो ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके लिए आप न्यूज़ वन इंडिया की स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। अधिवक्ताओं के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, सलूक किया जा रहा है जैसे कि कोई अपराधी हो। हालांकि आपको बता दें कि अधिवक्ता मामले का निपटारा करने गए थे। झगड़ा हो रहा था जिसके निपटारे के लिए अधिवक्ता गए हुए थे, लेकिन उल्टा पुलिस ने बेरहमी से सरेआम इनकी पिटाई कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास, अधिवक्ता मामले का निपटारा करने गए थे झगड़े का, लेकिन उल्टे यहाँ पर पुलिस ने बेरहमी से सरेआम अधिवक्ताओं की पिटाई कर दी, क्या वजह रही? जी हम बता दें जी, ये पूरा मामला जनपद के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का बताया जाता है कि 2 पक्षों में एक झगड़ा हुआ था। झगड़े को लेकर एक आकिब चौधरी एडवोकेट हैं जो इनका सुलहनामा करवा रहे थे। वहीं पे ही कोतवाली पुलिस और वहीं की चौकी पुलिस आई और उनके अधिवक्ता के साथ अवैध व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। जो मामला इतना तूल पकड़ लिया गया है कि बार एसोसिएशन के जितने भी वकील हैं इस टाइम हड़ताल पर बैठे हुए हैं और देखा जा रहा है कि उनके जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके लिए सस्पेंडिंग की मांग कर रहे हैं। तो इससे पहले भी कई दफा अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच में गतिरोध देखने को मिला है और जैसा बता भी रहे हैं कि अभी यहाँ पर गतिरोध और भी ज्यादा बढ़ चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने आखिरकार किन आधार पर और किन कारणों से अधिवक्ता को ही गिरफ्तार किया, इस पर पुलिस का क्या कुछ जवाब है विकास?
जी देखा जाए तो जिस तरह से हमारी अभी एडिशनल एसपी से बात करी गई है, चौकी इंचार्ज को भी इस टाइम लाइन हाजिर कर दी गई और 2 कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर कर दी गई है। जी अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, अधिवक्ताओं का क्या कहना है, क्योंकि अपने साथ पुलिस की जीप में बिठाकर पुलिस ले गई है अधिवक्ताओं को, तो फिर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले पर? बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता भी मांग है कि इन्हें सस्पेंड किया जाए, लेकिन बागपत एसपी द्वारा जो इस टाइम एक्शन लिया गया है, उन्हें लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों की पूरी तरह से नहीं मानी जा रही है। वे इस टाइम इनमें पुलिस अधिवक्ताओं में इसमें आक्रोश है और वे सस्पेंडिंग की मांग कर रहे हैं। जी ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो रायबरेली से खबर है, जहां पर बीजेपी नगर अध्यक्ष संतोष पांडे धरने पर बैठ गए हैं। आत्मदाह की धमकी देने के बाद पेट्रोल माचिस के साथ धरने पर बैठ गए हैं। कल से अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं बीजेपी नेता। हाथी पार्क की जमीन पर हो रहे कब्जे के विरोध में बीजेपी नेता धरने पर बैठ गए हैं और साथ ही आत्मदाह की धमकी देने के बाद पेट्रोल माचिस के साथ वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, बड़ा ही विचित्र नजारा है। खुद बीजेपी के ही नेता हाथी पार्क की जमीन पर हो रहे कब्जे के विरोध में पेट्रोल माचिस लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ में उनके कुछ समर्थक भी हैं, जिनके साथ वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं, पेट्रोल माचिस लेकर बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिए और वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनका समाधान होना चाहिए, वरना वो आत्मदाह कर लेंगे। ये कुछ आप उनके जो होर्डिंग्स हैं, जो पैम्पलेट्स हैं, वो भी आप देख रहे हैं, हाथी पार्क को बचाओ। अब इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी बात यह कि अपनी सरकार को चेता रहे हैं। कल से अपने समर्थकों के साथ में धरने पर बैठे हैं बीजेपी के नेता, पेट्रोल और माचिस भी लेकर बैठे हैं कि वो आत्मदाह करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने के लाख दावे करते हैं, लेकिन जो जनपद में बैठे आला अधिकारी उनकी मिलीभगत से जो है भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। इसको हम नहीं, खुद बीजेपी नेताओं द्वारा इसको लेके आज आमरण अनशन पे बैठा गया। 24 घंटे से अधिक का समय होगा। हमें सामने देख सकते हैं, यहाँ पे बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं, वो धरने पर बैठे, उनके साथ में कई और पदाधिकारी हैं जो धरने पर बैठे हैं। और धरने के बैठने के कारण सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं पीछे रफ़ी अहमद किदवई पार्क है, जिस पर लोग बच्चे आते थे खेलने के लिए, उस पर ये अवैध निर्माण हो रहा है, उसको लेकर धरने पर बैठे। लगातार आला अधिकारी भी इसकी जो शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बाद भी अवैध निर्माण है कि चोरी छिपे चल रहा है। इसको लेकर 24 घंटे से अधिक का समय होगा। आमरण अनशन पर बैठे हैं बीजेपी नेता और साथ साथ वो आत्मदाह करने की बात भी कह रहे हैं कि अगर जिला प्रशासन द्वारा नहीं सुनी गई तो आत्मदाह करेंगे। आइए बात करते पहले बीजेपी नेता से, आखिर इनका क्या कहना है और क्या करना चाह रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों को धरना बैठने का कारण क्या है? हाथी पार्क जो रायबरेली की धरोहर है और इसमें रायबरेली जनपद के लगभग सभी परिवारों के लोग, बच्चे इसमें यहाँ पे खेलते कूदते रहे हैं। आज जिला पंचायत की वजह से इस हाथी पार्क के अंदर अवैध निर्माण हो रहा है। जैसा आपने देख रहे हैं कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई है और आम आदमी को जाने आने के लिए 2 गेट है, दोनों गेटों में ताला लगा दिया गया है। पिछले 25 दिनों से कोई भी पार्क के अंदर नहीं जा पा रहा है। कब से धरने पे बैठे हैं आप लोग? कल सुबह 10 बजे से बैठे हैं। आज का क्या प्लानिंग है आप लोगों की, क्योंकि 24 घंटे हो गया समय आपका, जिससे आपने बोला था आत्मदाह करने की बात कह रहे थे आप लोग? हाँ, अभी जो है बात हुई है और अधिकारी यहाँ पे आ रहे हैं। शायद वो लिखित में आश्वासन देने की बात कर रहे हैं कि लिखित में आश्वासन दिया जाएगा कि 3 दिन के अंदर इसको अगर कोई नव निर्माण होता है तो इसको सीज कर देंगे और जो ये पार्क में दोनों ताला लगा है इसको खोल दिया जाएगा। ऐसा अगर नहीं करते तो हमने जो कहा है, मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आत्मदाह कर लूँगा। और भी कुछ लोग, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है ये किस तरह से विरोध प्रदर्शन चलेगा आप लोगों का? देखिए, विरोध प्रदर्शन जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग ज़मीन पे जुड़े रहेंगे, क्योंकि अगर पूज्य महाराज जी का नाम कोई अगर बदनाम करने का कार्य करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी सरकार पे धरने बैठना पड़ रहा है। देखिए, सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं हैं, हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हैं। सरकार की छवि अच्छी रहे इसलिए हम लोग धरने पे, सरकार के खिलाफ लोग धरने पे नहीं हैं। और भी कुछ लोग उनसे बात करें। दादा, क्या लग रहा है ये पार्क कब से, क्यों, कैसे कब्जा हो गया, कुछ थोड़ा विस्तार? ये पार्क ये पुरानी धरोहर है। हम जब से हमने शुद्ध संभाला है, हम पढ़ते थे विद्यालय में तो यहाँ आते थे, हाथी पार्क चलना है। आज वो हाथी पार्क का नामो निशान मिट रहा है, बड़े दुख की बात है। और ऐसा करके हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं और ये भ्रष्ट अधिकारी ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इस वजह से हम पदाधिकारियों को, मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ किसान मोर्चे का मुन्ना पांडे, मैं ये जो चेतावनी दे रहा हूँ कि यदि इस पार्क की सुरक्षा न की गई
तो हम लोग जो भी आगे होगा भाई संतोष जी के साथ, यदि यह मिट्टी के तेल डालने के लिए तैयार हैं तो हम भी मिट्टी के तेल डाल करके आग लगा लेंगे और इस पार्क की अस्मिता को बचाएंगे। जैसा कि यहाँ पे बीजेपी नेताओं का साफ साफ कहना है कि अगर ये पार्क की सुरक्षा, अगर इसको अवैध निर्माण नहीं रोका गया तो हम लोग आपदा कर लेंगे। इधर सामने देख सकते हैं कि आपदा की सूचना से जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। सड़क के उस पार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। LIU की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि 24 घंटे से अधिक के समय से बीजेपी नेता जो धरने पर बैठे और आपदा करने की बात करें। देखने वाली बात हो जिला प्रशासन इसको किस नज़रिए से देखता है और ये अवैध निर्माण रोक पाता है या नहीं, आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। खबर अमेठी से है, जहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपिटाई हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो में विपक्षियों ने महिला को अर्धनग्न किया और उनकी पिटाई की। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के जगापुर गांव का ये पूरा का पूरा वाकया है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इन महिलाओं को अर्धनग्न कर पीटा गया। ये पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दो पक्षों में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की लड़ाई में महिलाओं को अर्धनग्न करके पीटा गया। और आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई चल रही है। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट करते करते, झगड़ा करते करते लोग अपनी अस्मिता भूल जाते हैं, हद भूल जाते हैं। जिस तरीके से ये वीडियो सामने आ रहा है उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें महिलाओं को अर्धनग्न करके पीटा गया। दो पक्षों में ये झगड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया है कि सामने कौन है। हालांकि दोनों पक्षों के ऊपर कार्रवाई चल रही है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल, मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सबसे खास बात यह है कि इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद शर्म आती है कि क्यों और किस कारण से महिलाओं के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं को अर्धनग्न करना, उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, ये कहां का इंसाफ हुआ। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के जगापुर गांव का ये पूरा वाकया है, जहां पर आप देखेंगे कैसे विपक्षी महिलाओं को अर्धनग्न कर उनके साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ मारपिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है और दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब तक आगे की और सख्त कार्रवाई की अपेक्षा पुलिस से की जा रही है, जो कि अब तक की नहीं गई, क्योंकि कई लोगों ने इस वक्त पुलिस के खिलाफ में नाराजगी भी जाहिर की है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र के जगापुर गांव का ये पूरा मामला है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल टॉप एजेंडा में हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।